जैसे कि आपने दो वीडियो देखा है, पिछले बार 100 क्वेश्चन का दो वीडियो हमने अपलोड किया है। तो उसमें हमने बताया था कि रेलवे में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन बैंक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि 135 शिफ्ट में टोटल एग्ज़ाम लिया गया था। उसमें से अगर 135 को 100 से गुना करो तो 13,500 क्वेश्चन बनते हैं। तो पार्ट 2 आपका आ चुका है, पार्ट 2 तक का वीडियो अपलोड हो चुका है और ये पार्ट 3 है, शिफ्ट 3 समझ लीजिए। इसमें भी हम लोग 100 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे पूरा, ठीक है। इस तरह से टोटल 135 शिफ्ट अगर समय मिला तो कराया जाएगा और आप लोग का सपोर्ट मिला तो 135 शिफ्ट टोटल कराया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को इस तरह से पसंद करते रहिए, देखते रहिए और रिवीजन करते रहिए, क्योंकि क्वेश्चन बैंक या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रेलवे का ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं जो एकदम ही नए हैं। अगर आप क्वेश्चन बैंक या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उन क्वेश्चनों को नहीं सीखोगे तो आगे आने वाले रेलवे के एग्जाम में वो सब क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। इसलिए इस वीडियो में भी हम लोग 100 क्वेश्चन रेलवे के ही लेकर आए हैं, जो कि ऑफिशियल है। ऑफिशियल आंसर की में जो क्वेश्चन दिया गया था, ऑफिशियल आंसर जो बताया गया है रेलवे द्वारा, वही सब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। इसके साथ ही इस वीडियो में हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं सारे ऑप्शन को, कि ऑप्शनों को कैसे डील किया जा सके, क्योंकि ऑप्शन एलिमिनेट करके भी क्वेश्चन का जवाब दिया जा सकता है। इसलिए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास है, देखिए इसको सॉल्व कीजिए। पूछा जा रहा है कि दो संख्याओं का योग 9 है और उनके विक्त क्रमांक का योग 1/2 है, तो इन संख्याओं में से एक संख्या बताइए। अब देखिए x प्लस वाई दो संख्या ले लिए जो कि 9 है, और बोल रहा है 1/x प्लस 1/y बराबर 1/2 है। व्युत्क्रमों का योग मतलब उनका उल्टा का योग, जोड़ इतना है। तो इन संख्याओं में से एक संख्या बताइए। अब एक संख्या पूछा जा रहा है, आप सीधे ऑप्शन यहाँ पे चेक कर सकते हो या तो बना सकते हो। सबसे पहले हम लोग ऑप्शन से चेक कर लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ 2 लेते हैं, x बराबर 2 लेते हैं, तो 9 करने के लिए y बराबर कितना लेना पड़ेगा, 7 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या यहाँ पर 1/2 प्लस 1/7 रखने से 1/2 आएगा क्या? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 1/2 तो ऑलरेडी है, उसमें कुछ ऐड करने पर ये तो बढ़ जाएगा ना, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन, पहला ऑप्शन तो हमने देख लिया, दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, ठीक है। दूसरा ऑप्शन 1/4 ले लेते हैं। x के जगह रखिए 4, तो y के जगह क्या हो जाएगा 5, तो दोनों मिलके 9 आ जाता है, ठीक है। पहला ऑप्शन है ये है, दूसरा ऑप्शन ये है। तो दूसरा ऑप्शन में हमने 4 लिया, तो दूसरा ऑप्शन को चेक कर लेते हैं इस तरह, 1/4 प्लस 1/5 दोनों को ऐड कीजिए, कितना आएगा? एलसीएम ले लीजिए, 20 ले लीजिए इसको, ठीक है। 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 9/20। ये तो 1/2 तो आया ही नहीं, तो ये क्वेश्चन भी गलत हो जा रहा है, दूसरा ऑप्शन भी। तीसरा लेते हैं, तो तीसरा भी उसी तरह आएगा, 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 9 आ जाएगा, सेम यही है, ठीक है। इसी तरह ऐड करने पर 1/2 नहीं आएगा, ठीक है, 1/2 आएगा ही नहीं, ये गलत हो जाएगा। अब चौथा ऑप्शन बचा, चौथा ऑप्शन में 6 है, ठीक है। चौथा ऑप्शन 6 प्लस 3 आ जाएगा इज इक्वल टू 9, ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है। दूसरा कंडीशन क्या है कि 1/6 प्लस 1/3 इन दोनों को ऐड कीजिए, ऑप्शन नंबर 4 है, इन दोनों को ऐड कीजिए। ऐड करने पर क्या आ जाएगा? एलसीएम 6 ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या 1 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो इज इक्वल टू 3/6 आ जाएगा, और इसको काटने पर 1/2 आ जाएगा। मतलब ऑप्शन 4 सेटिस्फाई हो रहा है। इस तरह से इस क्वेश्चन को ऑप्शन से एलिमिनेट करके आंसर निकाला जा सकता है, ठीक है। ये दोनों ऑप्शन को चेक करने की तो ज़रूरत नहीं था, एक ऑप्शन, इन दोनों में से एक का चेक करने का ज़रूरत था। ये ऑप्शन चेक कर सकते थे, अगर ये तीनों गलत हो गया तो ऑप्शन यही बचा, या यही अगर आप पहले में चेक करते तो आंसर सही हो जाता। चलिए मान लेते हैं कि आप लोगों को ऑप्शन चेक करना नहीं आता है, तो बेसिक मेथड से इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? बेसिक मेथड से भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए इसको मिटा लेते हैं, ठीक है। बेसिक मेथड में भी बहुत इजी तरीका से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे बताया गया है, सबसे पहले आप लोग देखिए क्वेश्चन में ही बताया गया है कि उन दोनों का योग जो है वो 9 है, और उन दोनों का जो व्युत्क्रम है वो 1/2 है, ठीक है। मतलब कि व्युत्क्रमों को आप एलसीएम लीजिए और जोड़िए, वहाँ से आपको कुछ संख्या मिल जाएगा। 1/2 के जगह पे x प्लस वाई डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई मिल जाएगा। देखिए x इंटू वाई मिल जाएगा। आपको बताते हैं, रुकिए थोड़ा सा रुक जाइए, देखिए इसको मिटा लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे एक्स वाई का अगर एलसीएम ले लेते हैं, दूसरा कंडीशन है ये, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/2 आ गया क्या? मतलब x प्लस वाई बाई एक्स वाई इज इक्वल टू 1/2 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमें ये मिल गया, और हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 है।
अब x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 है और यहाँ पे सीधा हमें अगर इस तरह से निकाला जाए x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स वाई इंटू में, और ये 2 मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, ठीक है यहाँ पे। तो x माइनस वाई हम लोग निकाल सकते हैं क्या इससे x प्लस वाई से x माइनस वाई निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे x प्लस वाई है, ठीक है, x इंटू वाई है यहाँ पे। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? निकालने के लिए हम लोग को होल स्क्वायर लेना पड़ेगा। अब होल स्क्वायर आपको पता है, इन दोनों तरफ होल स्क्वायर कर देते हैं, इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू 81 आ जाएगा क्या? आ जाएगा क्या 81? अब देखिए यहाँ पे x माइनस वाई लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस हम लोग कर देते हैं 2xy अपने से, प्लस 2xy कर देते हैं, ताकि दोनों कैंसिल होके सेम आ जाएगा, प्लस 2xy जैसे कि वैसे यहाँ पे यही संख्या है, और ये माइनस खुद से किए और खुद से प्लस भी कर दिए, और 81 का 81 लिख देते हैं। अब x माइनस वाई का होल स्क्वायर आ जाएगा क्या? यहाँ पे इन संख्या को देखिए, इसको x माइनस वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हो क्या? बिल्कुल लिख सकते हो, क्योंकि उसका फॉर्मूला ही होता है ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy आ जाएगा। अब प्लस 2xy और प्लस 2xy इज इक्वल टू 4xy हो जाएगा क्या? और 81 आपके पास है और ये दोनों ऐड होके ऑपोजिट साइड में चला जाएगा, तो 4xy आप लिख सकते हो क्या? बिल्कुल लिख सकते हो, ठीक है। अब x इंटू वाई बराबर कितना है आपको निकालना है। x इंटू वाई बराबर देखिए यहाँ पे क्या है, 2 इंटू एक्स प्लस वाई, और x प्लस वाई का वैल्यू कितना है आपके पास? x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 है। तो क्या यहाँ पे 2 इंटू 9 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई लिख सकते हो क्या? यहाँ से देखिए इसको, ये x प्लस वाई की जगह 9 लिख दिए, तो x इंटू वाई इज इक्वल टू 18 आ जाएगा क्या? तो x इंटू वाई की जगह यहाँ पे 18 लिख दीजिए, गुने 4 है माइनस 81 है इज इक्वल टू x माइनस वाई का होल स्क्वायर आ गया है यहाँ पे। तो इसको सॉल्व कीजिए। अब इसको सॉल्व कीजिए, 72 हो गया क्या? 18 इंटू 4 अगर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 72 हो जाएगा। इसको माइनस कर दीजिए, माइनस करने पर यहाँ पे क्या 9 आ जाएगा क्या? तो मतलब कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास 9 आ गया, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा क्या? तो मतलब आपके पास बच गया क्या? x प्लस वाई इज इक्वल टू, देखिए एक्सप्लेन करने की वजह से इतना लेट लग रहा है, नहीं तो ये क्वेश्चन तो तुरंत बन जाता, क्योंकि आपको पता है कि x प्लस वाई बराबर आपके पास 9 है, तो x माइनस वाई बराबर 3 आ जाएगा, वो आप तुरंत निकाल सकते हो। x प्लस वाई बराबर 9 है, तो x माइनस वाई बराबर आप 3 तुरंत निकाल सकते हो, ठीक है। और यहाँ से देखिए इन दोनों को ऐड कर दीजिए, इसको ऐड कीजिए, इसको ऐड कीजिए और इसको भी ऐड कीजिए, तो यहाँ पे 2x इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो जाएगा क्या? और इज इक्वल टू 9 3 12 हो जाता है, तो x बराबर 6 आ गया क्या? तो एक संख्या 6 आ गया, तो दूसरा संख्या 3 आ जाएगा क्या? ठीक है। तो पूछा जा रहा है कि इन संख्याओं में से एक संख्या बताइए, तो एक संख्या 6 ऑप्शन में है, तो इसी को जवाब देना है और आगे बढ़ जाना है हमें, ठीक है, इस तरह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे देखिए आपको लग रहा है कि बहुत कैलकुलेटिव हो गया, कैलकुलेटिव नहीं हुआ है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 है, तो आपको सिंपल सा तुरंत होल स्क्वायर में करना है, और होल स्क्वायर में करने के बाद सीधे इस लाइन को लिखना है, यहाँ पे इस लाइन को लिखना है और x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 लाना है, ठीक है। यहाँ पे 3 आने के बाद x इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई 9 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, x इज इक्वल टू 6 आ जाएगा तुरंत आपका, ठीक है। और ऐसे नहीं तो पहला वाला ऑप्शन मेथड से भी आप इसको रख सकते हो। x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 तो बोल ही दिया है, तो और ऑप्शन में तो एक संख्या दिया ही है, तो दूसरा संख्या निकालने में आपको लेट नहीं लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको एग्जाम में सॉल्व करना है ऑप्शन लेकर, और बेसिक से हमें ये ऐसे समझना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार कितना होता है? देखिए पृथ्वी पर ग्रेविटेशनल फोर्स होता है 9.8, ठीक है, हर पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया है लगभग। तो मून पे जो है ना, मून पे ग्रेविटेशनल का मान होता है 9.8/6, मतलब कि 1/6 गुना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जायकवाड़ी चरण 1 है जल विद्युत परियोजना किस नदी पर मिलती है या किस नदी पर बनाई गई है, यह पूछा जा रहा है। तो जायकवाड़ी जल विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित है, आपको पता होगा, और गोदावरी नदी पर है। कहाँ पर है जायकवाड़ी? गोदावरी नदी पर है और महाराष्ट्र पर स्थित है। गोदावरी को दक्षिण की गंगा बोला जाता है, गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा बोला जाता है, दक्षिण की
गंगा बोला जाता है, ठीक है। और कावेरी नदी को दक्षिण गंगा बोला जाता है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एक है दक्षिण की गंगा, एक है दक्षिणी गंगा, ठीक है, एक है दक्षिण गंगा। तो इन दोनों क्वेश्चन को पूछा जाता है कभी कभार कि दक्षिण की गंगा क्या है और दक्षिण गंगा क्या है। तो कावेरी नदी है, ठीक है। गंगा नदी के बारे में आपको पता है, गंगा नदी निकलती कहाँ से है और कहाँ तक जाती है। सबसे लंबी नदी भारत की यही है। बंगाल का शोक, बंगाल नहीं, बिहार का शोक माना गया है गंगा नदी को, और बंगाल का शोक दामोदर नदी को माना गया है। आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों ने जान लिया। ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। चलिए आगे चलते हैं। सिंधु नदी के बारे में आप बताइए, कावेरी नदी के बारे में जान लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गोदावरी नदी के बारे में और एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र में ये जो औरंगाबाद के समीप से जो वहाँ पे जायकवाड़ जल विद्युत परियोजना बनाया गया है, उसमें केवल विद्युत के उत्सर्जन के लिए, विद्युत के निर्माण के लिए ये जो डैम है जल विद्युत परियोजना, उसके निर्माण के लिए किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर, दी गई प्रश्न आकृति की श्रृंखला अगली उत्तर आकृति को चुने। देखिए अब आकृति जो यहाँ पर आएगा उसके बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पे कौन सा आकृति आएगा इसके बारे में जवाब दीजिए। देखिए यहाँ पे पहला को जब आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे एक आयत है और बीच में उसका जो सर्कल है वो कोने पर है, जबकि यहाँ पे बीच में आ गया। अब ये त्रिभुज है और ऊपर है, इसका मतलब कि जो सर्कल होगा वो बीच में आएगा। तो ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है, ठीक है। मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, अगर आप लोगों को स्पीड चाहिए तो आप स्पीड कर सकते हो, आप यूट्यूब में जाकर अपना स्पीड बढ़ाकर इसे देख सकते हो, ठीक है। उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 70 kg भार उठाने के लिए 9800 मतलब 9800 जूल ऊर्जा का प्रयोग किया गया। भार को डैश की ऊंचाई तक उठाया गया है। अब पूछा जा रहा है कि कितना ऊंचाई तक भार को उठाया गया है, ठीक है। तो आपको पता होगा इसका फॉर्मूला, W इज वेट जो होता है, वेट जो होता है वो होता है कितना, mgs, मतलब कि तय की गई दूरी, मास और ग्रेविटी फोर्स लगता है उसका, ठीक है। तो यहाँ पे वेट दिया गया है कितना, 9800 इज इक्वल टू मास दिया गया है कितना, 70 इंटू ग्रेविटी फोर्स लेना है यहाँ पे कितना, 9.8 होता है। तो आप 9.8 भी ले सकते हो और 10 भी ले सकते हो। तो 10 ले लीजिए। 9.8 रेलवे में अधिकतर जब न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाता है रेलवे में तो वहाँ पे जी का मान 10 लिया जाता है, ठीक है, अधिकतर 10, तो आंसर सटीक मिलता है। अगर 9.8 आप लोगे तो आंसर में कुछ डिफरेंस आपको मिलेगा, ठीक है। आगे देखिए, एस अब बोल रहा है कि एस ही निकालने के लिए बोल रहा था कि गई दूरी क्या है। अब इसको सॉल्व कीजिए, 1020 इसको काट दीजिए, 1020 यहाँ पे काट दीजिए, तो 98/7 इज इक्वल टू एस आ गया। तो यहाँ पे 14 इज इक्वल टू एस आ गया। आंसर नंबर कितना, 14 मीटर आ गया, ठीक है। न्यूमेरिकल इस तरह से इसका सॉल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6ठा नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार द इंग्लिश पेटेंट ने जीता है। तो द इंग्लिश पेटेंट ने जो जीता है ना, वो गोल्ड मैन बुकर पुरस्कार जीता है। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है और इसको आपको याद रखना चाहिए। करंट अफेयर से आपको प्राइज रिलेटेड जितने भी है अवार्ड मिला, जिसको जितना है, मतलब कितने किन किन हस्तियों को अवार्ड मिला है, इवेंट कौन सा हुआ है, इवेंट के बारे में आपको जानना है। उसके बाद अगर प्रेसिडेंट कोई काम करता है, ठीक है, तो उसके बारे में जानता है और अगर जानना चाहिए आप लोगों को। उसके बाद बात हो गया यहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर अगर कोई योजना लाकर आते हैं तो उसके बारे में हमें याद रखना होगा। तो कुल मिलाकर स्पोर्ट रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है करंट अफेयर का, उस सब के लिए आपको एक कॉपी बनाना है, 50 पेज का कॉपी आप ले लीजिएगा। उसमें सिर्फ प्राइज, अवार्ड, इवेंट, कौन सा इवेंट हुआ है, प्रेसिडेंट ने कितने लोगों को अवार्ड दिया है, ठीक है, और कोई बड़े हस्ती को अगर सम्मानित किया है तो उसमें कितने धनराशि उन्हें दिया गया है वो भी याद रखना है। और प्राइम मिनिस्टर द्वारा कौन सा योजना स्टार्ट किया गया है, कहाँ स्टार्ट किया गया है, और स्पोर्ट में कौन सा, देखिए स्पोर्ट में मुख्य टेबल टेनिस से रिलेटेड आपको याद रखना है, ठीक है। विंबलडन कब हुआ, यूएस ओपन कब हुआ, वो सब से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और पूछा भी है। जैसे जैसे वो सब क्वेश्चन आएगा मैं बताता चलूँगा, ठीक है। वो सब सारे चीज़ों को एक कॉपी में आपको लिखते हुए चलना है। अब इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है द इंग्लिश पेटेंट किसने जीता, तो गोल्ड मैन बुकर पुरस्कार ने जीता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए।
दिया गया है कि अलग अलग समय पर दो पाइप किसी टंकी को 5 घंटे और 8 घंटे का समय लेता है। अलग अलग पाइप, दो पाइप है, ठीक है, टंकी को भरने में 5 घंटे और 8 घंटे का समय लेता है, जबकि एक अन्य तीसरा पाइप 3.2 घंटे में खाली कर सकता है। पूरी तरह से खाली टंकी को तीनों पाइप एक साथ खोल देने पर टंकी पूरा भरने में कितना समय लेगा, ये पूछा जा रहा है। देखिए, पहला पाइप क्या है 5 आवर में, दूसरा पाइप क्या है 8 आवर में, ठीक है, और तीसरा क्या है, तीसरा पाइप क्या है, तीसरा पाइप है 3.2 आवर में, 3.2 आवर में खाली कर सकता है, तो इसको नेगेटिव ले लेंगे। तो इन तीनों का एलसीएम लीजिए, तीनों का एलसीएम लेने पर आपके पास क्या आ जाएगा, इसको आप पॉइंट हटा सकते हो अभी और नहीं भी हटा सकते हो, कोई बात नहीं, ठीक है। तो तीनों का एलसीएम लीजिए, तीनों का एलसीएम 160 आ जाएगा क्या, तीनों का एलसीएम 160 आने के बाद इसका एफिशिएंसी निकाल लीजिए। ये टोटल लीटर हमने मान लिया, ठीक है, टोटल लीटर, एलसीएम जो होता है वो टोटल लीटर होता है, ये घंटे आवर में जो काम करता है उसको लिया, ठीक है। तो अब इसको डिवाइड कीजिए, कितना हो जाएगा, 5 तिया 15 और 2 32 आ जाएगा क्या, यहाँ पे 20 आ जाएगा, और इसको डिवाइड कीजिए, देखिए 160 और 3.2 है, इस पॉइंट को हटाने पर ऊपर 0 आ जाता है, इसको 2 से काटिए और 2 इसको 5 से काट दीजिए, तो यहाँ पे 50 आ जाएगा, ठीक है, जो कि नेगेटिव में होता है क्योंकि ये खाली कर रहा है। तो इन तीनों को ऐड करने पर आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा क्या। अब 160 है, 160 लीटर का टैंक है और उस टैंक में प्रत्येक आवर पर आवर 2 लीटर भरा जा रहा है, तो तीनों पाइप एक साथ मिलकर कितने आवर में भर फिलअप कर देंगे, तो 2 आवर में पर आवर 2 लीटर अगर भर रहा है तो 160 लीटर भरने में उसको डिवाइड कर दीजिए, क्या 80 आवर लग जाएंगे क्या। 80 आवर कितना होता है, अगर आप कुछ ऑप्शन में देखिएगा 3 दिन 8 घंटे बताया जा रहा है, तो 3 डे में 72 आवर होता है क्या, प्लस 8 आवर, क्या 80 आवर हो गया क्या। आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि एक दिन में 24 होता है तो 3 दिन में 72 आवर हो जाएगा और 8 आवर बच गया, तो 8 आवर 8 घंटे बाद में ऐड कर देना है, तो 3 दिन 8 घंटे लग जाएंगे इसको फिलअप करने में, ठीक है। इस तरह से अगर तीनों पाइप खाली रहा तो क्वेश्चन को इस तरह से वहाँ पे एग्जाम में सॉल्व करना है, आपको तुरंत लिखना है 5 आवर 8 आवर और 32 एलसीएम लेना है, उसकी इफिशियंसी निकालना है और 160 से 2 से डिवाइड करके तुरंत आपको आवर ले लेना है। और अगर यहाँ पे 80 आवर ही रहता है आंसर में तो 80 आवर टिक करना था, मगर वहाँ पे थोड़ा चेंज कर दिया है, तो टाइम को देखते हुए आपको सही तरीके से सॉल्व करके उत्तर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब नीचे दिए गए विकल्पों में से उस पैटर्न का चयन करें जो निम्न चित्रों को जैसा दिखता है। देखिए इस तरह से कौन सा दिख रहा है इसके बारे में आपको बताना है। तो सेम किस तरह दिख रहा है, ये देखिए दोनों ये सेम दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है क्योंकि दोनों ऊपर नीचे है, और ये ऊपर नीचे नहीं है, दूर दूर है, तो ये दूर दूर यहाँ ही आपको एक दिख रहा है, ये भी सेम है और ये तो ऑपोजिट साइड में है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भारतीय क्रिकेट के इतिहास में एक T20 मैच 5 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन थे। इस तरह के क्वेश्चन को आपको स्टैटिक जीके के अनुसार याद रखने होंगे, ठीक है। स्टैटिक जीके के अनुसार आपको यही सब क्वेश्चनों को याद रखना पड़ेगा क्योंकि रेलवे में इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी पूछ लिए जाते हैं। जैसे सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक कब पूरा किया था, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने जब मैच एक पारी खेली थी उस समय पूरा किया था, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा युजवेंद्र चहल। वो क्वेश्चन भी जब आएगा तो मैं उसके बारे में भी बताऊंगा, ठीक है। तो T20 मैच में 5 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज के बारे में पूछा गया है। देखिए पहले भारतीय गेंदबाज के बारे में पूछा गया, इसको भी आपको ध्यान में रखना है, और युजवेंद्र चहल ने ये काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अधिक अंतरकोशिकीय प्रसार के लिए डैश कोशिका विरल रूप से संचरित होती है। देखिए कोशिका विरल रूप से संचरित होती है, और कौन सा, अंतर कोशिकाओं में। तो जो प्लांट होते हैं वो आंतरिक रूप से विरल रूप से जो संचरित होता है वो पैरेन्काइमा के वजह से होता है। फ्लोएम के बारे में पता है आपको, एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। जाइलम जो है H2O को और खनिज को जड़ से लेकर पत्तियों तक पहुंचाने का काम करता है, जबकि फ्लोएम जो है, फ्लोएम का काम होता है पत्तियों में बने खाने को सभी जगह पर फैलाना, सभी जगहों पर पहुंचाना, ठीक है। कॉलेनकाइमा जो है पेड़ की आंतरिक संरचना देती है, और स्केलेनकाइमा जो है ये पेड़ की जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसके लिए सपोर्ट प्रदान करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको देखिए, विषम को चुनना है या क्या बोल रहा है, निम्न में से प्रत्येक चित्र श्रृंखला का अगला उत्तर चिन्हित करें। अगला उत्तर पूछ रहा है। देखिए ये 3 लाइन है, 1 2 3, एन बना रहा है और उसी को तीनों सटे हुए हैं आपस में। अब ये 4 है तो इस चारों को इस तरह से सटा हुआ ही होना चाहिए, ये अलग है, ये नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 है तो उस तरह से इन दोनों को मोड़कर इसको अगर यहाँ से सीधा कर देने पर ट्रायंगल बन जा रहा है क्या, अगर इसको ऊपर उठा देने पर ये बन जा रहा है, ठीक है। ये एन जो है, एन का जो ई वाला पोर्शन है इसको ऊपर उठा दिया गया है तो इस तरह से उल्टा डब्बा का आकार बन गया। अब ये 4 जो है, इस 4 को आप अगर यहाँ से सीधे खींचोगे तो आपका ट्रायंगल बन जा रहा है, तो ये यही ऑप्शन हो जाएगा क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन गलत पूछ दिया है, अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर है कि दिए गए कथनों को निष्कर्ष को ध्यानपूर्वक पढ़े, और कथन और अवधारणा का क्वेश्चन है। कथन क्या कहा गया है, कथन में कहा गया है कि कुछ स्कूटर वाहन है। अब कुछ स्कूटर ले लेते हैं, ठीक है, और कुछ को ही वाहन बोलेंगे, कुछ मतलब टोटल नहीं बोलेंगे। तो कुछ स्कूटर जो है वो वाहन है, क्या है, वाहन है। अब सभी वाहन तेज है, अब जितने भी वाहन है टोटल जो है वाहन है वो तेज है, क्या है, ये तेज है। तो अब निष्कर्ष को देखते हैं, इस कुछ स्कूटर तेज है, कुछ स्कूटर तेज है क्या, हाँ ये सही हो जाएगा, क्योंकि जो तेज है वो स्कूटर में कुछ कैप्चर कर रहा है। ये पोर्शन जो है यहाँ पे आप जो देख रहे हो, ये स्कूटर जो है वो तेज है, और सभी तेज वाहन है, जितने भी तेज है वो वाहन है क्या, वो नहीं, सभी ये जो पोर्शन जो है आप देख रहे हो वो वाहन नहीं है, अंदर वाला भाग ही वाहन है, बाहर वाला जो यहाँ पे देख रहे हो वो वाहन नहीं है। इसलिए ये क्वेश्चन अगर ये बोलता कि वाहन हो सकता है क्या, तो हो सकता है कि हो जाता, क्योंकि अगर जितने भी वाहन है वो सभी उतना ही तेज हो जाता है, यहीं पे इसी कैटेगरी में आ जाता, सभी वाहन सभी तेज है, तो हो सकता है अगर पूछ देता तो। मगर इसने कंफर्म पूछा है कि सभी तेज वाहन होते हैं क्या, तो ये गलत हो जाएगा। तो दूसरा तो गलत है, पहला सही है, तो आंसर नंबर इसका देखिए ऑप्शन 4 सही हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। 2017 की कार्नेगी मेडल ऑफ द फिलैंथ्रोपी से सम्मानित किसे किया गया। 2017 के कार्नेगी मेडल ऑफ फिलैंथ्रोपी किसे सम्मानित किया गया, अजीज प्रेम जी को। अजीज प्रेम जी कौन है, विप्रो के संस्थापक है, विप्रो जो कंपनी है उसके संस्थापक जो है अजीज प्रेम जी है, ठीक है। तो उसे कार्नेगी मेडल ऑफ फिलामेंट 2017 का करंट अफेयर है, ठीक है। एग्जाम 2019 में लिया गया, मगर उसमें 2017 का करंट अफेयर, 2016 का करंट अफेयर और 2018 का करंट अफेयर पूछा गया है। तो आपको, और करंट अफेयर में अवार्ड रिलेटेड ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है और स्पोर्ट्स रिलेटेड, तो उसको आपको याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए तत्व और डैश का परमाणु, ये क्वेश्चन गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। 556, ठीक है, 556 गोल हरे और सिकड़े पीले बीजों के हाइब्रिड क्रॉस में डैश बीज गोल और पीले होते हैं। ये एनसीईआरटी बुक से लिया गया है, पूछा गया है पीले सिकड़े और पीले बीज जो है उसके बारे में पूछा गया है कि गोल और पीले बीज होते हैं, बीज गोल और पीले होते हैं, मतलब जो है एक सिकड़े पीले बीज लिए है, 556 गोल हरे और पीले बीज है, ठीक है, गोल हरे और पीले बीज है। और उसमें से पूछा जा रहा है आपको क्वेश्चन कि जो गोल और पीले हैं वो कितने होते हैं, तो इसका आंसर सही 315 हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे पीले और गोल हाइब्रिड क्रॉस कराया गया है, ठीक है। मैं और एक बार इसे पढ़ देता हूँ, आपको कन्फ्यूज हो, मतलब आप लोग कन्फ्यूज हो गए होंगे। चलिए देखते हैं। देखिए 556 गोल हरे और सिकड़े मतलब कि मुरझाए हुए, ठीक है, बीजों के हाइब्रिड क्रॉस में बीज गोल और पीले होते हैं, बीज गोल और पीले होते हैं। ये 315 गोल बीज जो है वो गोल और पीले होते हैं, वहीं 101 जो बीज है वो सिकड़े पीले बीज हो जाएंगे और 32 जो है वो हरे बीज हो जाएंगे, ठीक है, और 108 जो है वो पीले सिकड़े बीज हो जाएंगे। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है 315। ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन से उठाया गया है। एनसीईआरटी के चैप्टर में, आनुवंशिकी का चैप्टर जब आप पढ़ोगे तो उसमें एक चार्ट बनाया गया है जिसमें मेंडलीव के हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताया गया है। तो मेंडलीव के हाइब्रिडाइजेशन के बारे में उन्होंने इस अवधारणा को बताया गया है कि 556 बीज लेकर जब क्रॉस कराया जाता है तो उसमें कितने बीज जो है वो गोल और पीले होते हैं, 315 होते हैं, कितने बीज पीले
वाला होता है वो 101 होता है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है क्या, 315। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल आप लोग को पता है, डिविजिबिलिटी रूल आपका 4 का पता है। 2 का क्या होता है, अंतिम अक्षर 2 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। 4 का क्या होता है, अंतिम 2 अक्षर डिविजिबल होना चाहिए। तो आप अंतिम 2 अक्षर को डिवाइड करके देखिए तो किसमें, सबसे पहले ऑप्शन नंबर 4 को लीजिए। ऑप्शन नंबर 4 को देखिए, डिवाइड कीजिए। अब 90 4 से डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 80 तो हो जाएगा प्लस 10 बचा, 10 में 8 तो हो जाएगा मगर 2 नहीं होगा, रिमाइंडर 2 बच जाएगा, ठीक है। इसमें होगा क्या, इसमें भी नहीं होगा। क्यों, 40 तो हो जाएगा प्लस 8 तो हो जाएगा मगर फिर 1 हो जाएगा, 1 बच जाएगा आंसर, ठीक है। क्योंकि देखिए इसको जब 54 को अगर आप डिवाइड करते हैं 54 को अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, 4 एक कम 4, 1 से जाएगा, फिर 1 यहाँ पे आ जाएगा, तो 3 से 12 जाएगा, ठीक है, और 2/4 आ जाएगा, 2 रिमाइंडर हो जाएगा। 66 भी नहीं जाएगा, आप 66 को करके देखिए, मगर 76 चला जाएगा। क्यों, देखिए 76/4 कीजिए, 76 यहाँ पे लिखिए और 4 यहाँ पे लिखिए, 1 से दीजिए 4 यहाँ पे 3 आएगा और 9 से यहाँ पे 36 आ जाएगा, कट जाएगा क्या, तो 19 से कट जा रहा है। तो दो लास्ट के 2 अक्षर अगर कट रहा है तो इसका मतलब कि 4 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो इस तरह से 2 का डिविजिबिलिटी रूल, अंतिम अक्षर 2 से कटना चाहिए, 4 में अंतिम 2 अक्षर कटना चाहिए। 8 का डिविजिबिलिटी रूल में आपको पता है कि अंतिम 3 अक्षर 8 से कटने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8वें वार्षिक वैश्विक उद्यमिता शिखर सम्मेलन GES 2017 का आयोजन कौन सा शहर किया था। तो ये हैदराबाद ने किया था। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ये इवेंट रिलेटेड पूछ लिया। मैंने कहा कि स्पोर्ट आपको याद रखने हैं, ठीक है, प्राइज अवार्ड। तो इसमें एक इवेंट हुआ था, क्या हुआ था, उद्यमिता शिखर सम्मेलन GES 2017 आयोजन हुआ था हैदराबाद में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दिए गए कथनों को निष्कर्ष को ध्यान से पढ़े और उस निष्कर्ष का चयन करें जो कथनों के तर्कसंगत रूप से अनुसरण करता है। अब कथन दिया गया है और निष्कर्ष दिया गया है। कथन में क्या है, सभी जीवों में पेंगुइन सबसे महत्वपूर्ण है, ये कथन है। अब कथन सही हो या नहीं हो आपको मानना पड़ेगा सही, ठीक है। अब अवधारणा में देखते हैं, ठीक है। अवधारणा में क्या है, अन्य कोई जीव महत्वपूर्ण नहीं है, नहीं ऐसी बात तो नहीं है कि केवल जो पेंगुलिन है वही महत्वपूर्ण है, ऐसा बात तो नहीं है। सभी जीवों का अपना अपना महत्व होता है। सभी जीव पर्यावरण को संतुलन बनाए रखने में सभी जीवों का महत्व होता है। अगर एक लुप्त हो जाए तो दूसरे पर भी असर डालता है। तो सभी जीवों का अलग अलग अपनी व्यवस्था होती है। अब पेंगुइन जो होता है मनुष्य द्वारा बहुत पसंद किया जाता है, जरूरी नहीं है, हो सकता है आप पसंद करो, हो सकता है कोई और पसंद करे, हो सकता है मैं ना पसंद करूँ, हो सकता है कोई और ना पसंद करे, इसके बारे में कोई नहीं बता सकता। तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाता है। तो ना 1 और ना ही 2 अनुसरण करता है। इन सब क्वेश्चनों को स्थिर से आपको अगर 1 मिनट लगते हैं तो 1 मिनट लगाकर सोचने हैं, क्योंकि बाकी क्वेश्चनों को आप भले 10 सेकंड में कर सकते हो। वैसे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं रेलवे में इजी, मगर इन सब क्वेश्चनों को आपको पढ़ना होगा और ठीक से समझना होगा कि एग्जामिनर का माइंड सेट क्या है। एग्जामिनर ने जो ये क्वेश्चन सेट किया है, क्या सोचकर सेट किया है, वो क्या जानना चाहता है कैंडिडेट से, वो इस क्वेश्चन से उसका क्या मेंटल स्टेटस क्या पता लगाना चाहता है, उस हिसाब से आपको बताना है कि क्या मित्रतापूर्वक केवल पेंगुलिन है और कोई है ही नहीं। तो इस तरह से आपको जवाब देना है। चलिए इसमें त्रिभुज की संख्या गिनिए। देखिए सबसे पहले हम लोग इसको लेते हैं 1 2 और ये एक बड़ा हो गया यहाँ पे 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये एक 7 है, ये एक 8 है, ये एक 9 है, ठीक है। फिर यहाँ से एक 10 हो जाता है, ठीक है। 10 होने के बाद ओरे को यहाँ पे ओरे का आएगा, 10 तो हो गया। 10 से अबव 11 ऑप्शन है, तो आपको अगर नहीं आ रहा है और आप अगर 10 गिन चुके हो तो उससे ज़्यादा ही ऑप्शन में होगा, क्योंकि कम तो होगा नहीं। और आप देख रहे हो 10 तक आप लोग गिने, तो 11 ऑप्शन क्लिक कीजिए और आगे बढ़िए, ठीक है। वैसे आप इसको गिनने की कोशिश कीजिएगा, 11 है और 11 एक किसी कोने पर होगा, आप ढूंढिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए इसको माइनस करना है और अंतर बताना है। अब इसको अंतर बताने के लिए आप सिंपल सा इसमें भी 0.2 जोड़ सकते हो, या तो इसमें से बड़ा आपको कौन सा लग रहा है, बड़ा ये है 0.0
2, फिर 0 0 आप कितनों भी 0 लिख सकते हो। उसके बाद पॉइंट के नीचे ही आपको पॉइंट लिखना होगा और उसके बाद 0 0 2 लिखना है और फिर आप 0 लगा सकते हो। अब ऊपर देखिए, ऊपर यहाँ पे 200 है, 200 में अगर 20 घटा दोगे तो क्या आ जाएगा, 180 आ जाएगा क्या, ठीक है। 180 लिख सकते हो क्या, 1 0 यहाँ पे सामने है तो यहाँ पे 0 लिख दो, पॉइंट यहाँ पे है तो ऑप्शन 1 नंबर आ जा रहा है क्या, 0.018। ये सिंपल सा माइनस करना है आपको और माइनस करके आंसर लाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। पुरुषों के हॉकी विश्व कप 2018 के लिए निम्न में से कौन सा कंपनी अधिकारित भागीदार है। अब ओडिशा, जितने भी हॉकी होते हैं, हॉकी जो भारत में होते हैं उसके लिए स्टेडियम जो है वो ओडिशा में है। कहाँ पे है, ओडिशा में है। तो हॉकी से रिलेटेड सभी माइनिंग कॉरपोरेशन द्वारा ये अधिकारिता क्षेत्र में लिया गया था, उसका अधिकार था। तो हॉकी रिलेटेड विश्व कप 2018 में जो हुआ था वो ओडिशा में होगा। अब हॉकी से रिलेटेड अब जो 2023 में होने वाला है, अभी होने आएगा जो होगा वो भी उड़ीसा में ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। नीचे दी गई किसी परमाणु संख्या वाले तत्व के, जो परमाणु संख्या है, ठीक है, कुछ परमाणु संख्या है, किसी परमाणु संख्या वाले तत्व के रासायनिक गुण मैग्नीशियम के समान होते हैं। अब मैग्नीशियम के समान किसका रासायनिक गुण होता है, अब 4 का होता है। कैसे 4 का होता है, आप लोग पता है शुरू में हाइड्रोजन होता है। मैग्नीशियम कौन सा तत्व में होता है, आप लोग पता करने की कोशिश कीजिए। मैग्नीशियम जो होता है कौन सा तत्व में होता है, अगर आपने ये पता कर लिया तो आप ये बता सकते हो, ठीक है। हाइड्रोजन, दूसरा में हीलियम होता है, लिथियम, बेरियम, बोरोन, ठीक है, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। इस तरह से आपको कम से कम 30 तक याद रखने हैं। 30 से 40 तक अगर आप परमाणु नंबर याद रख लिए तो आप लोग इसको बता दोगे, ठीक है। मैग्नीशियम समान है किसके, 4 में। कार्बन का कितना होता है, कार्बन कितना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, ठीक है, इसका होता है। कार्बन का 6 होता है और वैलेंसी उसका 4 हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से 4 जो बेरियम है वो मैग्नीशियम के ग्रुप में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो गणितीय तर्क के आधार पर अन्य संख्याओं से भिन्न है। अब इनमें से देखिए कौन सा अन्य संख्याओं पर भिन्न है। अब 3 6 9 आप देख रहे हो, 5 7 1 देख रहे हो, 4 2 7 देख रहे हो और अकेले यही है जो 2 से डिविजिबल है, ठीक है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा सही, ठीक है। अलग अन्य संख्याओं से पूछ रहा है तो इन तीनों से अलग कौन है, यही है, 2 से डिविजिबल है, बाकी कोई भी 2 से डिविजिबल नहीं है। सिंपल आंसर है, रेलवे का पूछा गया इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के अध्यक्ष के रूप में, देखिए उस समय अध्यक्ष जो था वो शशांक मनोहर था, मगर अभी जो है वो ग्रेग बर्कले है, बर्कले, ठीक है। और आईसीसी का जो वर्ल्ड कप होने वाला है अभी हाल फिलहाल में जो नेक्स्ट होगा उसका आयोजन भारत कर रहा है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि चेयरमैन कौन है, शशांक मनोहर थे, मगर ये रिटायर हो गए और ग्रेग बर्कले वर्तमान में है। तो कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में जाने से पहले वर्तमान स्थिति भी आप लोग पता कर ले, क्योंकि हो सकता है कि मैं ये वीडियो आज बना रहा हूँ, जब आपका एग्जाम हो उस समय तक चेंज हो चुका हो। तो उस तरह से करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन को अपने स्तर पर सुधार लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कीजिए, ये ईजी क्वेश्चन है। मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूँ या मुझे सॉल्व कराना चाहिए, फिर भी मैं देखता हूँ क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, सबसे पहले ब्रैकेट को लेना है और इसमें से क्या ये 17 हो जाएगा क्या, प्लस 1 जोड़ देने पर यहाँ पे 18 हो जाएगा क्या, और माइनस यहाँ से 3 ले लेने पर कितना हो जाएगा, 3 घटाने पर 15 हो जाएगा क्या। यहाँ से आ गया हमारे पास कितना, 15 आ गया, और प्लस अब इधर चलते हैं यहाँ से 161 में 15 जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा क्या, 6 1 और 6 7 हो जाएगा और 1 का 1 आ गया। तो ऑप्शन नंबर 4 आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उस व्यक्ति को चुने जो एक समान समूह से संबंधित ना हो। अब देखिए इनमें से देखिए विक्रम साराभाई एक वैज्ञानिक थे, ठीक है। इंदिरा गांधी एक पॉलिटिशियन है, अरविंद केजरीवाल पॉलिटिशियन है, लालू प्रसाद भी राजनेता एक पॉलिटिशियन है। तो विक्रम साराभाई जो है वो एक वैज्ञानिक है, ये इसमें अलग हो जाते हैं, ठीक है, इसको अलग करना है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाता है, विक्रम साराभाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। अब AGE को E के I लिखा जाता है, AGE को क्या लिखा जाता है, E के I का क्या होता है, 9, नंबरिंग कीजिए। K का 11 होता है, E का कितना होता है आप बताइए, A का कितना होता है 1, G का 7, E का कितना होता है। अब देखिए 1 है, 1 यहाँ पे ठीक से लिख देता, 1 है। अब यहाँ पे E का कितना होता है 5 होता है, आपने बता दिया, ठीक है, थैंक यू। 1 से कितना गया 4,
यहाँ से कितना गया 4, यहाँ से कितना गया 4, मतलब +4 बढ़ रहा है। अब यहाँ पे देखिए ये पूछा है कि PACE, अब E का कितना होता है 5, 5 से अगर आप +4 कीजिएगा तो कितना आएगा 9 आएगा। तो 9 मतलब क्या I आ जाएगा क्या। अब सभी में तो I है और सभी में तो T है, मतलब कि आपको बीच का ही चेक करना है, साइड वाला चेक नहीं करना है। साइड वाला चेक करने की जरूरत नहीं है, तो 1 के जगह E लिख सकते हो क्या। अब देखिए 1 को छोड़कर E किस ऑप्शन में है, इसी ऑप्शन में है। बस इतना ही सॉल्व करना है और आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, आप पूरा सॉल्व कर सकते हो, टाइम को देखते हुए आप लोग सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन पाई चार्ट में दिया गया है। 2017 तक भारत के विभिन्न कंपनियों द्वारा संसाधित गैर जो नॉन परफॉर्मिंग एसिड है, मतलब कि गैर निष्पादित संपत्ति जो है के बारे में जानकारी दी गई है। इसमें से क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि सभी बैंकों के अंतर्गत कुल NPA 30 लाख करोड़ है तो दिसंबर 2017 में डी के अंतर्गत कितना है। अब टोटल ये पूरा पाई चार्ट में जो है वो 300 लाख है, 30 लाख नहीं 300 लाख करोड़ है। तो उसमें से डी के बारे में पूछा गया, डी क्या है 5%। तो इसका 10% निकालने के लिए आपको 1 0 काट दीजिए तो 10% निकल जाएगा, क्योंकि 100% है ना, टोटल 100% 300 लाख है। तो 1 0 ये इधर से काटिए, 1 0 इधर से काटिए, तो 10 बराबर 30 हो गया। तो इसका आधा 5 कीजिए, इसका आधा 15 कीजिए, तो 15 आंसर हो जाएगा, सिंपल सा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी संख्या का 35% 91 है तो उस संख्या को बताइए। अब 35% तो बता दिया इसने, ठीक है, 35% कितना बोला 91, तो आपसे पूछ रहा है 100%, तो इसको 91/35 इंटू 100 कीजिए, सिंपल सा आंसर कैलकुलेट कीजिए। अब इसको आप काट के बना सकते हो या तुरंत सॉल्व कर सकते हो। देखिए अगर काटिएगा तो 7 से काटिए, 7 से यहाँ पे कटेगा क्या, 7 एकम 7, 8 9 7 दिया 21 हो जाएगा, 7 5 से कट जाएगा, यहाँ पे 5 20 से कट जाएगा, 13 दूना 26 आ जाएगा, 260 आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह से इन क्वेश्चनों को तुरंत सॉल्व करना है। कैलकुलेशन स्पीड थोड़ा आपका बढ़ाना है अगर आपका कम स्पीड है तो। देखिए अब इस क्वेश्चन को देखिए और सॉल्व कीजिए। निम्नलिखित में से किस राजा ने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था। अब कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है आपको पता होना चाहिए। कोणार्क का सूर्य मंदिर ओडिशा में है और इसे ब्लैक टेम्पल भी कहा जाता है। ठीक है, हेरिटेज साइट में, वर्ल्ड हेरिटेज, यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इसे स्थान दिया गया है और इसे नरसिंहदेव प्रथम ने बनाया था। इसको आपको याद रखना है। ओडिशा में जगन्नाथ टेम्पल भी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक छोटे स्तर के साबुन के व्यवसाय में निम्नलिखित व्यय होता है। कितना व्यय होता है। विपणन में 10%, कर्मचारियों का वेतन में 65% और कच्चे माल में 25%। यदि कंपनी कुल 65,000 वेतन का भुगतान करती है तो उसका विपणन बताओ। अब वेतन में 65% दिया, कितना 65%, और बोला कितना है वेतन में कितना दिया 65,000 दिया, कितना दिया 65,000 दिया। तो इसमें पूछा जा रहा है कि विपणन में मतलब 10% आपको निकालना है, तो 65 इज इक्वल टू 65,000 है, 65% इज इक्वल टू 65,000 है, मतलब 65 में 3 जीरो है, तो 10 में भी आप 3 जीरो लगा सकते हो क्या आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 ग्राम H2SO4 में कुल कितने मोल होते हैं। अब इसके बारे में आपको पूछा है, तो 25 ग्राम H2SO4 के बारे में आपको पता होना चाहिए सबसे पहले इसे निकालने के लिए कि H2SO4 का फॉर्मूला क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला H2SO4 होता है। ठीक है, अब इसका एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए। एटॉमिक नंबर आप नहीं जानते हो तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हाइड्रोजन का आपको पता है कि हाइड्रोजन का कितना होता है 1 होता है, मगर यहाँ पे 2 है, 2 संख्या में 2 अणु है, प्लस आप यहाँ पे प्लस कीजिएगा। सल्फर का कितना होता है, परमाणु भार पूछ रहा है, एटॉमिक नंबर नहीं। एटॉमिक नंबर इसका 16 है और परमाणु भार 16 इसका डबल होता है 32, प्लस ऑक्सीजन का 8 होता है और 8 का परमाणु भार हो जाता है, एटॉमिक नंबर 8 है और परमाणु वेट जो है वो 16 होगा, तो 16 गुना आप लोग 4 कीजिएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 + 32 + 16 को 64 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपके पास 16 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर 64 आ जाएगा। इन तीनों को ऐड कीजिए, 60 और 3 90 हो जाएगा क्या, 96 और 2 98 हो जाएगा क्या। ठीक है, मतलब यह है कि H2SO4 जो है H2SO4 98 ग्राम है, तो 98 ग्राम H2SO4 1 मोल H2SO4 होता है, कितना 1 मोल होता है। 98 ग्राम H2SO4 1 मोल होता है। तो पूछा है वो कि 25 ग्राम
जो 25 ग्राम है सल्फ्यूरिक कितने मोल होंगे, तो 1/98 गुने कितना हो जाएगा 25। अब इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व करने पर आपके पास आएगा 0.255। सॉल्व कीजिए, आपको पता चलेगा। इसको काटिए, ठीक है, 5 से काट दीजिए या 2 से काट दीजिए, या इस तरह से आप लोग भागा दे सकते हो। कितना 25 और 98। तो सबसे पहले आप लोग 0 लीजिए, यहाँ पे 0 बैठाइए और 2 से दीजिए। 2 से कितना हो जाएगा 196 हो जाएगा क्या, ठीक है 196 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व करने पर आपके पास कितना आ जाएगा 54 आ जाएगा। मतलब 2 तो आ गया, 0.2 आ गया। अब 0. ये तो ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन भी तो यहीं से कट गया, तो आपके पास 0.2 आ गया। और यहाँ पे फिर से आप 0 लोगे और 5 से दोगे, इसको 98 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ संख्या यहाँ पे आएगा। उस तरह से आप लोग सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो 0.2 आप यहीं से ऑप्शन को चेकआउट करके जवाब देके टाइम के अनुसार पूरा सॉल्व कीजिएगा, और नहीं तो आधा सॉल्व करके अकॉर्डिंग टू टाइम आप लोग जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 35। परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल क्या कहलाता है। देखिए अब यहाँ पे एक प्रोटॉन है, और प्रोटॉन पर जब न्यूट्रॉन की बमबारी कराया जाता है, छोटे छोटे न्यूट्रॉन की बमबारी कराया जाता है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में न्यूक्लियर एनर्जी उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, न्यूक्लियर एनर्जी उत्पन्न होता है। वो न्यूक्लियर एनर्जी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है, इसलिए उसे विशेष कामों के लिए यूज़ किया जाता है। तो प्रोटॉन पर जब नाभिकों का बमबारी कराया जाता है तो नाभिकीय बल उत्पन्न होता है, न्यूक्लियर एनर्जी उत्पन्न होता है, ठीक है। गुरुत्व बल के बारे में आप लोगों को पता है 9.8 होता है पृथ्वी पर, और चंद्रमा पर पृथ्वी का 1/6 होता है, ठीक है। ज्वारीय बल ज्वार भाटा के कारण आता है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जिसे विद्युत स्थैतिक बल कहते हैं, इसके बारे में आप लोग बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में संस्कृति मंत्री कौन है। संस्कृति मंत्री के बारे में पूछा गया है, और वर्तमान में कौन है उसके बारे में पूछा गया है। जब आप लोगों का एग्जाम में पूछा गया था उस समय वो महेश वर्मा था, अभी कौन है आपको बताना है। रविशंकर प्रसाद कौन है, रोड मिनिस्टर कौन है, रविशंकर प्रसाद। हर्षवर्धन कौन है, मेडिकल एंड वेलफेयर मिनिस्टर। मनोहर पार्रिकर गोवा के सीएम है, ठीक है। मैंने 3 ऑप्शन के बारे में बताया और अब आपको बताना है, ठीक है। रविशंकर प्रसाद। कानून मिनिस्टर कौन है आपको बताना है, कानून मिनिस्टर, ठीक है। कानून मिनिस्टर के बारे में पूछा गया है। संस्कृति मिनिस्टर के बारे में पूछा गया है। मेडिकल एंड वेलफेयर मिनिस्टर जो हर्षवर्धन है उसके बारे में भी पूछा गया है, और सीएम जो मनोहर पर्रिकर है कहाँ के, गोवा के, उसके बारे में भी पूछा गया है, ठीक है। तो इस तरह से इसका सही आंसर हो जाता है उस समय के अकॉर्डिंग महेश शर्मा। वर्तमान में कौन है आपको ये जवाब देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में कौन है आप लोग जवाब तो दे दोगे ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैं ही बता देता हूं। श्री प्रहलाद सिंह पटेल है संस्कृति मंत्री। कौन है, प्रहलाद सिंह। वर्तमान में श्री प्रहलाद सिंह पटेल है, श्री प्रहलाद सिंह पटेल, ठीक है, पटेल है। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी ऑप्शनों को भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब इसमें बताना है आपको कि कौन सा वेन आरेख चुनना होगा, किसके लिए, टीवी के लिए, कैमरा के लिए और ट्रेन के लिए। तो ये तीनों तो अलग अलग है। कैमरा का उपयोग फोटो खींचने के लिए, टीवी का एंटरटेनमेंट के लिए, और यूज़ अपने पर्सनल पर्पस के लिए भी बहुत कोई करता है, और ट्रेन है। तो तीनों अलग अलग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन की संयोजकता बताइए। तो इसका सही आंसर 7 हो जाता है। क्लोरीन का परमाणु नंबर 17 होगा और ऑक्सीजन का परमाणु नंबर 8 होता है। तो इसके सापेक्ष में जो संयोजकता होती है, वैलेंसी होता है, वो कितना होता है, 7 होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन बैंक पढ़ना जरूरी है या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना जरूरी है। तो टेस्ट सीरीज के रूप में आप इसे पूरा देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगने वाला है, क्योंकि सारे क्वेश्चनों को हमने इंक्लूड किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 है। तो साइन 4 थीटा प्लस कॉस का 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान क्या हो जाएगा। तो आपको पता होगा कि साइन थीटा या फाई इसको बोल सकते हैं, या कॉस फाई इज इक्वल टू 0 कब होगा, जब दोनों का वैल्यू सेम हो। और दोनों का वैल्यू कब सेम होता है, दोनों का वैल्यू जब 1/√2 होता है तब। और ये कब होता है, जब साइन का मान 45 डिग्री आप रखोगे तो उस समय 1/2 वैल्यू होता है। अब साइन का मान आपको इतना तो पता होना चाहिए कि 30 डिग्री, 40 डिग्री या 60 डिग्री का मान कितना कितना होता है, 90 डिग्री का मान कितना कितना होता है।
ठीक है। अगर नहीं पता तो इसका डिटेल वीडियो भी मैं एक बार आप लोग को त्रिकोणमिति जब पढ़ाऊंगा तब बता दूंगा। अभी के लिए याद रख लीजिए कि साइन थीटा जो 45 डिग्री होता है वो 1/√2 होता है, और इसके साथ ही कॉस का जो 45 डिग्री होता है वो भी 1/√2 होता है। तो दोनों का मान अगर 45 डिग्री यहाँ पे रखोगे फाई की जगह पे तो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ भी वही चीज़ रखिए। चलिए देखिए, साइन 4 की जगह 45 यहाँ पे रखिए, 45 डिग्री, ठीक है, यहाँ पे 4 आ जाएगा। और प्लस कॉस का देखिए, कॉस का क्या हो जाएगा 4, यहाँ पे 45 डिग्री, प्लस tan स्क्वायर का 45 डिग्री। अब tan का मान तो आपको पता है, tan 45 का 1 होता है, कॉस का 1/√2 होता है। तो 1/√2 का अगर आप 4 कीजिएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, 1/4 आ जाएगा क्या। तो यहाँ पे 1/4 आ जाएगा, प्लस यहाँ भी 1/4 हो जाएगा। तो 1/4 1/4 ऐड कीजिए तो आपके पास क्या हो जाएगा, 2/4 प्लस 1 आ जाएगा। तो 1/2 प्लस 1 आ जाएगा। तो इसको ऐड कीजिए तो एक में और आधा जोड़ दीजिएगा तो 1.5 हो जाएगा क्या, 3/2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दिए हुए कथनों को सत्य मानिए। कथन और अवधारणा है और आपको इससे सत्य मानना है, गलत हो फिर भी आपको सत्य मानना है। और सुंदरता देखने वालों की आंखों में होता है, ये कथन है। तो निष्कर्ष पढ़िए, कुछ लोग सुंदर दिखते हैं। अब कुछ लोगों को कुछ लोग सुंदर दिखते हैं, चलिए ठीक है, मान लेते हैं ये सही होगा, क्योंकि कुछ लोगों को कुछ लोग सुंदर दिखते हैं, सुंदरता देखने वालों की आंखों में ही होता है, इसलिए सुंदर दिखते हैं। कुछ लोगों को कुछ लोग सुंदर नहीं दिखते हैं, हाँ, सुंदरता देखने वालों की आंखों में, मतलब ये एग्जामिनर सीधे जिसकी आंख है उस पर थोप दिया है सुंदरता के बारे में, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो देख रहा है उसके बारे में, उसका निष्कर्ष के बारे में सोचना है कि किसी को पसंद आ सकता है, किसी को पसंद नहीं आ सकता है। तो दोनों ऑप्शन ही यहाँ पे सही हो जाता है। देखिए ऑप्शन नंबर 3 में दोनों अनुसरण करता है। कीटोन, अब कीटोन का वैल्यू क्या होता है, कीटोन के बारे में आप लोग जानते हैं, कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में लगा रहता है, इसको कीटोन बोलते हैं। अल्कोहल में OH होता है, ये होता है, ठीक है, इसे OL भी बोलते हैं। कीटोन के साथ समाप्त होने वाली हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के अंत में लगाया जाने वाला प्रत्यक्ष कौन है, 1 लगता है, कीटोन में ही आ रहा है 1, और अल्कोहल में लगता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब प्रश्न दिया गया है और इसका जवाब देना है। प्रश्न क्या है, प्रश्न है थीटा का मान ज्ञात करना है। अब थीटा का मान देखिए, यहाँ पे थीटा का मान, तो मैंने जब पार्ट 1 में आपको बता रहा था उस समय बताया था कि यहाँ पे अगर कोई वैल्यू होता है और सेम आर्क से उसके सेंटर पर खींचा जाता है, ये इसको आर्क बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक जो है इसको आर्क बोलते हैं, ठीक है। सेम आर्क से अगर ये थीटा है तो यहाँ पे 2 थीटा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 30 है तो थीटा बराबर कितना होगा, 60 होगा, ठीक है। मगर ये वैल्यू नहीं पूछा है। और ऑप्शन नंबर 2 है कि 0 से बड़ा और 0 डिग्री से बड़ा है थीटा का वैल्यू और 90 से छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक ही ऑप्शन से आप इसका वैल्यू निकाल सकते हो थीटा का, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन 1 पर्याप्त है जानकारी देने के लिए। अगर यहाँ पे आपको थीटा का वैल्यू पूछ देता तो यहाँ पे थीटा 60 हो जाता, ठीक है। तो केवल 1 पर्याप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन डैश में होता है। अब नर जनन कोशिका वृषण में होता है, ये आपको पता है, ठीक है। अंडकोश महिलाओं में 2 होती है, लेफ्ट साइड और राइट साइड में। प्रोजेस्टेट जो महिलाओं का हार्मोन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 36 और 144 के मौसों के आधे का मान बताइए। अब इसका मौसौ ज्ञात कीजिए। 36 और 144, और इसका जब मौसौ मतलब क्या होता है, एलसीएम होता है 1 और एक होता है HCF। तो HCF को हम लोग मौसौ बोलते हैं, एलसीएम लॉसौ बोलते हैं, ठीक है। मतलब ऐसा संख्या बताइए, ऐसा संख्या जो इन संख्याओं को काट सके और बड़ा होना चाहिए। तो अगर आप 36 को लोगे, 36 को ही ले लोगे HCF, तो 36 क्या 44 को काट सकता है क्या, बिल्कुल काट सकता है, ठीक है। वो कट जाएगा, 144 को 36 से डिवाइड कीजिए, आपको कट जाएगा 9 बार में, ठीक है, 9 बार में आपको कट जाएगा, ये 144 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हो। तो जब 36 आ गया इसका HCF, तो पूछा क्या है, पूछा है कि आधे का मान, तो आधा उसका 18 आ जाएगा क्या, 36 का आधा क्या हो जाता है, 18 आ जाता है क्या, ठीक है। तो HCF निकाल के जवाब नहीं देना है, HCF का आधा पूछा है, तो आपको क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। देखिए, कथन और निष्कर्ष धारणा से संबंधित क्वेश्चन है। ऐसे कोई महान लोग हैं, कई महान लोग हैं ऐसे, जिन्हें हमेशा देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। बिल्कुल सही बात है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हमारे फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता सेनानी जितने भी हैं, प्राण की आहुति दे दी है, जिन्होंने देश के निर्माण में या देश को स्वतंत्र कराने में अपना योगदान दिया है। तो ऐसे कई महान लोग हैं जिन्होंने हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए अपने
प्राणों की आहुति दे दी है। अब धारणा देखिए, पहला क्या है, स्वतंत्रता के लिए किसी को बलिदान देना होगा, ये जरूरी नहीं है। किसी को बलिदान देना होगा ये जरूरी नहीं है। हालांकि भारत में स्वतंत्रता में काफ़ी प्राण की आहुति दिया गया है, ठीक है, मगर ये जरूरी नहीं है कि आहुति देना है, क्योंकि इसने बलिदान देना होगा ऐसा कहा है, ठीक है। हो सकता है अगर बोलता तो शायद सही होता। अब हम एक बार जीते हैं और एक बार मरते हैं, ये डायलॉग यहाँ पे कोई काम का नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से अब देशभक्ति में डायलॉग का एक बार जीते हैं एक बार मरते हैं यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। देश के लिए जान दे सकते हो वो अलग बात है। तो क्वेश्चन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्स अपने दोस्त जेड को एक तस्वीर दिखाता है। अब एक्स जो है वो अपने दोस्त जेड को एक तस्वीर दिखाता है, यहाँ पे मान लेते हैं एक तस्वीर है, और कहता है कि वह मेरी पत्नी की, अब ये इसकी पत्नी हो गई, तो इसकी पत्नी इसके इक्वल मानते हैं, एक्स ने इसके पत्नी, तस्वीर के बारे में नहीं बोला, ठीक है, तस्वीर उसकी पत्नी नहीं है। अब देखिए फिर से मैं आपको सॉल्व करने की कोशिश कराता हूँ। देखिए, एक्स अपने दोस्त जेड को एक तस्वीर दिखाता है और कहता है कि मेरी पत्नी की बेटी के पति का बेटा है। अब इसका पत्नी ले लीजिए, यहाँ पे इसकी पत्नी, अब पत्नी की क्या है, पत्नी का बेटा, मेरी पत्नी की बेटी, इसकी बेटी है, का बेटा, इसका बेटा है, इसका बेटा क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, सेकंड जनरेशन, ठीक है। अब देखिए ये पिता है, पिता की बेटी, बेटी का बेटा है, तस्वीर वाला क्या होगा, अब तस्वीर वाला क्या होगा, इसका पोता हो जाएगा ना, ठीक है। अब देखिए इसकी वाइफ की बेटी, मतलब इसकी बेटी और उसकी बेटा, तो उसका पोता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 49, किसी वस्तु पर 12% लाभ को जोड़ने पर विक्रय मूल्य 616 हो जाता है, 616 हो जाता है। यदि उस वस्तु का 462 में बेच दिया जाए तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए 12% लाभ को जोड़ने पर विक्रय मूल्य, अब किसी भी चीज़ का सीपी कितना होता है, 100 होता है, 100 होता है। अब इसमें 12% हम ऐड कर देंगे, 100% तो है ये, तो ये विक्रय मूल्य एसपी जो है वो एसपी कितना हो जाएगा, 616 हो जाएगा, ठीक है। ये 12% लाभ है, तो पूछा जा रहा है कि 462 में बेच दिया जाए तो हानि प्रतिशत क्या होगा। अब 616 में अगर बेचा तो 112 आ गया। अब 616 की जगह 462 लिखिए तो कितना आएगा, 112/616 इंटू 462। इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व करने पर आंसर आपका 16 आ जाएगा। आप सॉल्व करके देखिए, इसको काटिए, इसको भी काटिए, तो आपका 16 आंसर आ जाएगा। आप सॉल्व कीजिएगा, 16 आंसर आ जाएगा, ठीक है। हालांकि वक्त कम है, क्वेश्चन ज़्यादा कराना है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। परसेंटेज से रिलेटेड इसी तरह करना है, क्योंकि जब देखिए वो प्रॉफिट जो है वो बोल दिया है कितना प्रॉफिट है, 12% प्रॉफिट हुआ, तो एसपी क्या होता है, सीपी प्लस प्रॉफिट होता है। अब 100 में एसपी है और प्रॉफिट ऐड कर दिया और वो 216 बोल ही दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न श्रृंखला का अगला पद ज्ञात कीजिए। अब इसमें अगला पद ज्ञात करना है, एक्स का कितना होता है, देखिए एक्स वाई जेड के बारे में आपको पता है, इसका 25 होता है, इसका 24 होता है, तो इसका 24 होता है, यू का 21 होता है। और आर के बारे में भी आपको पता है कि प्रिंस है, एक क्वीन है, प्रिंस जो है वो 16 है, 17 साल के, क्वीन है, पी क्यू आर एस ये 18 है, ये 19 है, तो आर कितना होता है, 18 होता है। अब यहाँ से यहाँ कितना आया, इधर से देखिए 18 से 21, 18 से 21 कितना बढ़ा, क्या 3 बढ़ा, क्या 21 से 24 3 बढ़ा, क्या मतलब कि यहाँ पे फिर 3 बढ़ेगा, तो 24 से अगर 3 जोड़ते हैं तो 27 आएगा, क्या तो 27 का मतलब 26 में तो जेड आ गया, उसके बाद ए आ जाएगा, क्या तो ए आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ए किस ऑप्शन में है, ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया, अब इस ऑप्शन में, अब इस ऑप्शन को, इन दोनों ऑप्शनों में से आपको जवाब देना है। अब 2 है, 2 से कितना बढ़ा, 7 बढ़ने पर आता है 9, 2 से कितना 7 बढ़ाने पर 16, अब 16 में 7 ऐड कीजिए तो कितना आएगा, 23 आ जाएगा, क्या आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य करने की दर को शक्ति बोलते हैं, कार्य करने की दर को क्या बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय को पहली बार मिस ट्रांसजेंडर इंडिया 2017, अब इस पेपर में 2017 के करंट अफेयर और देखिए पहली महिला के बारे में पूछा जा रहा है। इसका मतलब कि जब कोई पहली महिला से रिलेटेड करंट अफेयर में क्वेश्चन आपको मिलेगा उसको याद रखना है, ठीक है। नीतिशा बिस्तात को मिला था, ठीक है, और ये पहली महिला है तो इसको तो याद ही रखना है, पहली महिला किसी भी वक्त पूछ लिया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2000 के भारतीय नोट पर छपा मंगलयान क्या दर्शाता है।
अब 2000 के जो नोट है उस पर छपा जो मंगलयान का चित्र है वह अंतरिक्ष में भारत का पहला उद्यम को दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2018 में दृष्टिबाधितों के लिए आयोजन नेशनल चेस चैंपियन 13वां संस्करण कब हुआ था? अब 2018 में हुआ था। ठीक है, क्या हुआ था? चेस चैंपियन उसका 13वां संस्करण। किसने जीता? किशन गांगुली ने जीता। ये काफ़ी चर्चा का विषय था उस समय। किशन गांगुली 2018 का क्वेश्चन करंट अफेयर का पूछा, मैंने कहा 2016, 2017 और 2018 आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित श्रृंखला का अगला पद बताइए। अब अगला पद के लिए आपको देखिए यहाँ पे नंबरिंग है, अल्फ़ाबेट तो नहीं है। यहाँ से यहाँ कितना +4 आया, यहाँ से यहाँ कितना अब -1 आया, यहाँ से यहाँ कितना +3 आया, यहाँ से यहाँ कितना आएगा, क्या -1 आ जाएगा क्या? यहाँ से यहाँ कितना आएगा, +2 आया, यहाँ पे +4 नहीं +2 आया। ठीक है, 4 से 2 जोड़ेंगे तो 6, फिर -1 आया, 5 से 2 जोड़ेंगे तो 7, फिर -1 आया। तो इस तरह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 तो 6 आ जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे जानबूझकर गलती लिखा था क्योंकि आप लोगों का प्रेजेंट ऑफ माइंड काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो देखने के लिए, क्योंकि अभी तक जो आप लोग देख रहे हो वीडियो को तो यहाँ पे आप लोग 4 से 6 में 2 होता है, मगर मैंने यहाँ पे 4 लिखा था जानबूझ के, ताकि आप लोगों का दिमाग रिएक्ट कर सके, नहीं ये गलती लिख दिया सर ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते, ये इजी क्वेश्चन था। बेकिंग पाउडर, जो बेकिंग पाउडर क्या होता है, खाने का सोडा होता है, उसका रासायनिक फार्मूला आप लोगों को पता है, मैंने पिछला शिफ्ट में भी जो पेपर कराया था उसमें भी बताया था, NaHCO3 होता है। ठीक है, तो डैश और डैश का मिश्रण होता है, और उसमें मैंने ये भी कहा था कि उसमें टार्कटिक अम्ल एसिड जो है इंक्लूड होता है। तो सोडियम, हाइड्रोजन और कार्बन, देखिए ये सोडियम है, ये हाइड्रोजन है और ये कार्बोनेट है, ये कार्बोनेट है। तो इन दोनों के साथ जो टार्कटिक एसिड है वो मिल जाता है, उनका मिश्रण होता है क्या, बेकिंग पाउडर होता है। ठीक है, और धावन सोडा क्या होता है, Na2CO3 होता है, 0.10H2, 10 अणु मोल होता है उसका। ठीक है, एग्जाम में पूछा गया है कि जो धोने का सोडा होता है धावन सोडा, वो कितने जल के कितने अणु होते हैं, 10 अणु होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विंध्या शक्ति डैश वंश के संस्थापक थे। अब विंध्या शक्ति के बारे में पूछा गया है, जो कि वाकाटक वंश के संस्थापक थे। अब यहाँ पे आपको एक बात और बताना है कि चोल वंश के संस्थापक और काकतीय वंश के संस्थापक कौन थे। ठीक है, ये सब क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। तो वाकाटक वंश के बारे में आपने जान लिया कि विंध्या शक्ति उसके संस्थापक थे। चोल वंश के संस्थापक, जो साउथ का एरिया जो है ना, साउथ का एरिया, यहाँ पे इस एरिया में चोल शासकों का 9वीं शताब्दी में करीब 9 से 13वीं शताब्दी तक चोल वंशों का शासन था। तो उस हिसाब से आपको इस क्वेश्चन का जवाब देना है। ठीक है, और चालुक्य वंश के पतन के बाद चोल द्वितीय और रुद्र प्रथम ने कातकीय वंश का स्थापना किया था। ठीक है, ये जो कातकीय वंश है चोल वंश के समाप्ति के बाद इसने स्थापित किया था, किसने, रुद्र प्रथम ने। ठीक है, और चोल द्वितीय ने किया था। ठीक है, जबकि विजयलया चोल साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। चोल वंश का संस्थापक कौन माना जाता है, विजयलया माना जाता है। ठीक है, यहाँ पे इस बात को भी आपको याद रखना है। और जो विंध्या शक्ति है वो किस समय, 285 के समय या 235 के समय, 235 से 85 के समय जो ईस्वी था उस समय इस वंश का शासन था। ठीक है, तो ये बात भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब देखिए आपको ये फार्मूला क्लॉक से रिलेटेड पूछ लिया गया है, इसमें एक फार्मूला आपको याद रखना होगा। अब 6:51 PM घड़ी में घंटे की सुई मिनट की सुई के बीच कितना डिग्री का कोण बनाती है। अब एक घड़ी है, अब 6:51 बजा है, मतलब यहाँ पे 6 होता है और 51 मतलब क्या, यहाँ पे बज गया है पूरा 6। अब यहाँ पे 30 हो गया, यहाँ पे 45 हो गया, यहाँ पे 50, तो यहाँ पे आएगा। तो इस यहाँ से इन दोनों के बीच कितना एंगल है वो पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसके लिए आपको एक फार्मूला क्लॉक का याद होना चाहिए, 30H - 11/2m। ये फार्मूला में आप अगर बैठाओगे सब चीज़, कितना घंटा, अब 6 आवर में पूछा है तो 30 × 6 करोगे, -11/2, मिनट पूछा है 51। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए इन दोनों को सॉल्व कीजिए, 180 माइनस इन दोनों को सॉल्व कीजिए, कितना होगा 51 और 15। अब 561 को 2 से डिवाइड कीजिए, 561 को 2 से डिवाइड करने पर 280.5 आता है। अब इन दोनों को सॉल्व कीजिए, तो इन दोनों को सॉल्व करने पर -100.5 आता है। ठीक है, इतना आंसर आ गया आपके पास। ठीक है, ये 80 है, ये 80 है। तो इस तरह से आपका यहाँ पे आंसर सही हो जाता है। कितना
कितना आ गया 100 पॉइंट, माइनस में है तो माइनस में आए या प्लस में आए, फॉर्मूला में बैठाने के बाद आपको वही जवाब देना है। माइनस में आए फिर भी आपको घबराना नहीं है और प्लस में आए फिर भी आपको घबराना नहीं है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 105 डिग्री। इस नॉर्मल सा फॉर्मूला है कि 30h माइनस 11/2m। अब किसी भी क्लॉक के बीच, किसी भी दो घड़ी के कांटों के बीच आपको अगर एंगल निकालना है तो इस फॉर्मूला में बैठाइएगा, आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगस्त 2018 के अनुसार भारत का रक्षा मंत्री कौन था? उस समय कोई और था, कौन? निर्मला सीतारमण। अभी रक्षा मंत्री कौन है आपको जवाब देना है, ठीक है। राजनाथ सिंह अभी रक्षा मंत्री है, ठीक है, हमने ही बोल दिया। अब सुषमा स्वराज कौन है और नितिन गडकरी कौन है, इसके बारे में आपको। रोड मिनिस्टर कौन है? रोड मिनिस्टर जो है, रोड एंड हाईवेज मिनिस्टर जो है वो नितिन गडकरी है, ठीक है। राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर है और निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री है। कौन है? वित्त मंत्री, वित्त मंत्री, ठीक है। और राजनाथ सिंह कौन है? राजनाथ सिंह है डिफेंस मिनिस्टर, मतलब कि रक्षा मंत्री, रक्षा मंत्री, ठीक है। रोड मिनिस्टर, रोड एंड हाईवे मिनिस्टर कौन है? वो नितिन गडकरी जी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा इस समूह से संबंधित नहीं है? अब इसमें से कौन सा नहीं है? एक के बाद दो आता है, दो के बाद तीन आता है, ये तो ठीक है, मगर यहाँ पे 4 होना चाहिए और 5 है, ये गलत हो जाता है। यहीं पे ऑप्शन नंबर डी आपको जवाब देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2018 का 14वां हॉकी विश्व कप भारत में कहाँ आयोजित किया गया? मैंने कहा था कि हॉकी जब भी आयोजन भारत में होगा, अभी के लिए सिर्फ एक ही स्टेडियम हॉकी का भारत में है जो कि उड़ीसा में है, ठीक है। हॉकी से रिलेटेड कुछ भी अगर होता है तो वो भुवनेश्वर में होगा। भुवनेश्वर उस उड़ीसा की राजधानी है, या तो उड़ीसा ऑप्शन में होगा या भुवनेश्वर उड़ीसा में होगा, कभी कभी कटक भी बोल दिया जाता है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको जवाब देना है। तो 2018 में 14वां हॉकी विश्व कप हुआ था। अब देखिए 15वां हॉकी विश्व कप जो होगा ना वो भी भारत में ही होगा और भुवनेश्वर में ही होगा, भुवनेश्वर, उड़ीसा के भुवनेश्वर में ही होगा 15वां हॉकी चैंपियनशिप जो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक्स वाई की वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है। अब एक्स है और वाई है, वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। 5 साल बाद इनकी आयु का अनुपात इतना हो जाता है, तो वाई की वर्तमान आयु बताइए। देखिए अब एक्स है, वाई है। अब 5 साल बाद बोला, ये 3 है और ये 4 है। अब 5 साल बाद बोला है तो 5 ऐड कर देते हैं, इसमें भी 5 ऐड कर देते हैं, ठीक है। ये y है इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5:7 आ जाएगा। इसको सॉल्व कीजिए। अब देखिए इसको उधर ले जाइए, 21x प्लस 35, ये 20y प्लस 25। इस तरह के क्वेश्चनों को, ये इजी क्वेश्चन है, इसमें शॉर्ट ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है, तुरंत सॉल्व हो जाएगा क्योंकि आपको पता है कि ये इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे इसको सॉल्व कीजिए तो आपके पास क्या आ जाएगा x बाई वाई क्या आ जाएगा, y का पूछा है, ठीक है। तो 21x बाई 35 प्लस 35 इज इक्वल टू 20y और प्लस 25। इसको सॉल्व करने पर आपके पास आ जाएगा कितना, y बराबर y की वर्तमान आयु आ जाएगी, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ने हमने शायद कुछ गलती किया, 5 साल पहले बोला है और हमने प्लस किया है, तो 5 साल यहाँ पे पहले होगा, ठीक है। हम यहाँ पे मिटा के दोबारा बनाते हैं। देखिए अब बोला है कि एक्स वाई की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। क्या है? 3:4 है, 3:4 है और 5 साल पहले है, मतलब कि 3x माइनस 5 होगा, यहाँ पे भी -5 होगा और यहाँ पे जो 4 है 4x माइनस 5 होगा, क्योंकि रेशियो में जब वो बोल दिया है ना, जब वो रेशियो में बोल दिया है कितना 3x और यहाँ पे 4x ही लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि उसका एज है। अब ये रेशियो में है तो इसका क्या रेशियो में कितना मल्टीप्लाई होगा वो पता नहीं है हम लोग को, इसीलिए x ही लेना है, ठीक है। तो 3x माइनस 5y इज इक्वल टू कितना बोल रहा है 5:7 है। तो इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, 7 या 21 हो जाएगा क्या, 21x माइनस 35 इज इक्वल टू यहाँ पे 4 है, कितना है 4 है, ये y नहीं है, इसको 4 मानना है क्योंकि बोला है कि 3:4 में है तो 4 है, तो यहाँ पे 20x माइनस 25। इसको सॉल्व कीजिए। अब 20 को इधर ले आओगे तो x आ जाएगा, 35 को उधर ले जाओगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -25 प्लस 35।
तो x बराबर 10 आ जाएगा, x बराबर 10 आ जाएगा। पूछा क्या, y की वर्तमान आयु, y की वर्तमान आयु क्या है 4x, 4x बराबर कितना आ जाएगा 4 × 10, x बराबर 10 रख देने से हमारे पास 40 आ जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, किस शहर ने आरोग्य 2017 की मेजबानी की थी और आयुष और कल्याण क्षेत्र में पहली अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी को सम्मिलित किया था। अब नई दिल्ली में हुआ था, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। देखिए इस शिफ्ट में करंट अफेयर का क्वेश्चन बहुत पूछा गया है, तो करंट अफेयर आपको याद रखना है। और वही पूछा गया है क्या, इवेंट, ये देखिए इवेंट मेजबानी की थी, इवेंट से रिलेटेड कौन सा, आरोग्य 2017। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए मिरर का क्वेश्चन है। मिरर में मैंने पिछले बार भी आपको बताया था कि यहाँ पे अगर फिलअप वाला है और इधर एक खाली है, तो फिलअप वाला मिरर के ऑपोजिट साइड सामने आएगा और खाली वाला उससे दूर जाएगा। तो इसको आप देखिए, इसको आप सॉल्व कीजिए। ये जो फिलअप खाली वाला है वो सामने आएगा और फिलअप वाला जो है वो दूर जाएगा। यहाँ पे ये फिलअप वाला होगा और ये जो फिलअप वाला है इधर ये सामने आएगा, फिलअप होगा, और खाली वाला जो है ये दूर जाएगा। तो इस तरह का कौन सा ऑप्शन में है, आप देखिए इस तरह का ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है, यही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। सिमिलर को आपको पहचानना है, तो आप देखिए ये जो है ये बाल्टी मान लीजिए, तो बाल्टी के ऊपर यहाँ से आप पानी डालोगे, मतलब चौड़ा वाला भाग और नीचे रखने वाला भाग। तो रखने वाला भाग में तीर का निशान जो है ऊपर की तरफ है, तो तीर का निशान ये तो नहीं है, तीर का निशान यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए ऊपर की तरफ है। ठीक है, ये आंसर सही हो जाएगा, ये गलती नहीं होगा, ये सही हो जाएगा आंसर। ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये नीचे तरफ है तीर का निशान और ये तीर का निशान तो अपोजिट साइड है, अलग ही लेवल पर। तो ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डैश कॉर्क सेल में मौजूद एक रसायन है जो उसमें गैसों और पानी के प्रवेश को रोकता है। अब सुबेरिन, जो सुबेरिन होता है, जो पेड़ होते हैं, पेड़ के बाहरी साइड पे एक सेल होता है। ठीक है, इस सेल में जो सुबेरिन होता है वो पानी के प्रवाह को रोकता है। इसके बारे में आपको जानना है। काइटिन की बनी होती है ये। ठीक है, ये जो बाहरी छाल होता है वो काइटिन की बनी होती है। इनमें से कौन सा भिन्न है, देखिए अब ये है 1/2, यहाँ पे 2 है और ये है 1/4। तो इसमें से इसको घटाने पर क्या प्राप्त होगा ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये जवाब देना है। 70 नंबर क्वेश्चन है, आपको जवाब देना है कि देखिए 1/2 में कितना घटाया जाए कि शेष 3/4 आएगा। तो x का वैल्यू निकाल लीजिए, सॉल्व कीजिए। x इज इक्वल टू उस साइड ले जाइए और 1/2 में -3/4 कीजिए। इसको आप 4 कर सकते हो, 2/4 - 3/4 इज इक्वल टू -1/4। आंसर नंबर 2 आ गया। सिंपल माइनस का क्वेश्चन था। अब माइनस करना तो आपको आना चाहिए। अब कॉनराड संगमा ने मेघालय के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। वह कौन सा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से जुड़े, तुरा क्षेत्र से जुड़ा है। वर्तमान में जो सीएम चुने जा रहे हैं उसका निर्वाचन क्षेत्र पूछा जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पौधे में स्रावित होने वाला वह हार्मोन जिसके कारण उसका तना सूरज की रोशनी की ओर आगे बढ़ता है, ऑक्सिन हार्मोन के कारण होता है। जब आप सूरज जिधर से उगती है ना, पौधा उसी ओर आकर्षित होता है। जैसे सूर्यमुखी के प्लांट को भी आप देखोगे तो वो भी उसी तरफ खिलता है जिस तरफ सूर्य निकलती है। ठीक है, तो एस्कॉर्बिक एसिड क्या होता है, विटामिन सी में कौन सा एसिड होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। इसके बारे में आपको जानकारी रखना चाहिए। 73 साधारण नमक, साधारण नमक क्या है, आप पहले ये जानिए कि साधारण नमक NaCl रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है, उसके बाद विलयन में निर्माण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, अब सोडियम हाइड्रोक्साइड डैश के साथ अभिक्रिया करता है, किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ इस रिएक्ट करता है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ऑक्सीजन गैस के बारे में आपको पता है, O2। ठीक है, और 21% पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस है, 78% नाइट्रोजन गैस है। सोडियम क्लोराइड का विलयन में क्या होता है, NaCl जो होता है वो टूट जाता है किस में, Na+ में और Cl- में। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो ग्रीन हाउस गैस इसे बोला जाता है CO2, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें डैश होती है। अब समुद्र के तल पर जो लहरें बनती है, जैसे यहाँ पे आप देखिए एक पत्थर फेंको किसी तालाब पे तो एक अजीब सा लहर बन के चारों तरफ फैलती है। ठीक है, वो लहर क्या होता है, अनुदैर्ध्य होता है। अनुप्रस्थ के बारे में आपको पता है, ध्वनि तरंगे जो होता है वो अनुप्रस्थ होता है। ठीक है, और अनुदैर्ध्य जैसे तनी हुई डोरी हो गया, ये भी अनुदैर्ध्य हो गया। सिर्फ ध्वनि अनुप्रस्थ में आता है, बाकी अनुदैर्ध्य में आ जाता है।
ठीक है, 74 नंबर आंसर आपको पता चल गया। ठीक है, अब इसमें से और कुछ बातें आपको याद रखना चाहिए, जैसे कि लंबवत दोलन करता है, अनुदैर्ध्य तरंग जो है ना, अनुदैर्ध्य, वो लंबवत दोलन करता है, इस तरह से चलता है, इस तरह से चलता है, ये आगे पीछे चलती है, ये इस तरह से चलता है, लंबवत दोलन करते हुए चलता है, और ये आगे पीछे अपना कण को चलाता है। ठीक है, इसके जो कण होता है ये आगे पीछे चलता है। ठीक है, तनी हुई डोरी में उत्पन्न तरंग जो होता है वो अनुदैर्ध्य तरंग होता है, तनी हुई डोरी में अनुदैर्ध्य तरंग होता है, तनी डोरी में। ठीक है, इस तरह से आपको ये सब बातों को याद रखना है। अब जैसे सितार है, सितार का तार खींचने पर जो उत्पन्न तरंग होती है वो भी अनुदैर्ध्य तरंग होती है। ठीक है, अनुप्रस्थ तरंग जिसे लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलते हैं, इसको याद रखना है। माध्यम के कण अपनी मध्य स्थिति से आगे पीछे दोलन करते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ कण होंगे अनुप्रस्थ तरंग में, तो उसके जो तरंग के कण हैं वो आगे जाएंगे और इसको अपना एनर्जी दे देंगे, और फिर ये कण आगे जाएगा, इसको एनर्जी दे के फिर ये वापस आ जाएगा, ये भी अपने जगह पे वापस आ जाएगा। इस तरह ये आगे पीछे चलते हैं। ध्वनि तरंग इसका उदाहरण है। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको आप अपने से कीजिए। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए टीएम है, टीएम अपोजिट साइड में बॉक्स चेंज कर लिया, टीएम अपोजिट साइड में बॉक्स चेंज कर लिया। इसका मतलब कि अब टीएम इस बॉक्स में आएगा। इस बॉक्स में टीएम कहाँ कहाँ पे है, देखिए इस बॉक्स में टीएम है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें सभी में है। ठीक है, मगर ये टीएम जो है इस बॉक्स में इधर साइड आएगा। ठीक है, तो इधर साइड क्या है, इसमें है, इसमें है, सभी में है। ठीक है, तो टीएम के बारे में आपको नहीं पता चला, मगर स्माइल के बारे में आप लोग देखिए। दूसरा ऑप्शन देख लीजिए, ओम के बारे में, रेसिस्टेंस का, ओम के बारे में। ओम का जगह चेंज हुआ, ओम का जगह फिर यहाँ आया, अब ऊपर जाएगा। अब ऊपर ओम इसमें नहीं है, ये नहीं होगा। ठीक है, इसमें नहीं है, ये नहीं होगा, इसमें है और इसमें है। इन दोनों में से आप चुनिए कौन सा होगा। आप प्लस माइनस को ले लीजिए। अब ये देखिए ये प्लस माइनस है, ऊपर गया एक, उसके बाद डबल आया, अब यहाँ पे आएगा सिंगल आएगा, तो नीचे आएगा देखिए यहाँ पे, ये वाला ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुछ काम पूरा करने के लिए ए और बी द्वारा आवश्यक दोनों का अनुपात 3:5 है। उन्हें काम पूरा करने के लिए 5 पूर्णांक, ये है 5/5/8 पूर्णांक दिनों की आवश्यकता होती है। ए अकेले इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। अब देखिए दोनों का रेशियो दिया गया है, किसका, ए और बी का, ए और बी का अनुपात में दिया गया है कि ए और बी द्वारा आवश्यक दिनों का अनुपात 3:5 है। तो ये मान लेते हैं 3 है, ये मान लेते हैं 5 है। ठीक है, और काम को पूरा करने में कितने दिन लगाते हैं, पूरा करने में 5:5/8, 5:5/8, इसको तोड़ लेते हैं। ठीक है, 5 8 40, 45/8 हो जाएगा इसका। ठीक है, इतना दिन टोटल लग जाता है। तो ए अकेला इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, इस तरह से पूछा जा रहा है। तो इसका ये मान लेते हैं 3x में पूरा करता है, ये 5x में पूरा करता है, और दोनों का, इन दोनों का कैपेसिटी क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैपेसिटी ऑपोजिट हो जाता है, एफिशिएंसी जो बोलते हैं हम लोग, कैपेसिटी एफिशिएंसी। इससे जितना एलसीएम देते हैं उसके बाद ऑपोजिट यहाँ पे चला जाता है। ठीक है, तो ये इन दोनों का क्या है, 8 है। तो दोनों का कैपेसिटी 8 है और बोल रहा है कि 45 डे में कंप्लीट हो जाता है, 45/8 डे में। कितना कैपेसिटी है, 8 है। मल्टीप्लाई कर देने पर हमारे पास टोटल वर्क आ जाएगा क्या, टोटल वर्क 45 आ गया क्या, क्योंकि हमने एफिशिएंसी निकाल लिया। एफिशिएंसी निकालने के बाद हमारे पास टोटल वर्क चाहिए और हमारे पास दिन है, तो दिन को जितना डे लगा और एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वर्क आ गया। अब टोटल वर्क जैसे 45 है, 45 टोटल वर्क में अब पूछा जा रहा है आपसे कि ए कितने दिनों में करेगा, ए के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, और ए के बारे में अकेला इस काम का दुगना कितने दिनों में करेगा वो पूछा जा रहा है। तो 45 टोटल वर्क है और ए की एफिशिएंसी जो है वो 5 है, तो 5 से ए की एफिशिएंसी अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना, 9 से कट जाएगा क्या, तो यहाँ पे 9 दिनों में पूरा कर लेगा क्या। अब इसका अगर डबल काम रहेगा, जैसे कि 45 की जगह 90 काम रहेगा, तो 9 का 18 दिनों में पूरा कर लेगा ये। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 77, कौन सा वेन आरेख निम्न के बीच संबंध को सही तरीके से दर्शाता है। अब सही तरीके से कौन सा दर्शा रहा है इसके बारे में आपको बताना है। देखिए जैसे कि बटन है, पेन है और कमीज है, तीनों है। तो तीनों, अब कमीज में बटन लगता है क्या, मगर पेन जो लिखने के लिए पेन का यूज़ करते हो आप, उसको शर्ट में रखो ना रखो कोई ज़रूरी नहीं है, किसी के शर्ट में रहता है किसी के शर्ट में नहीं रहता है, तो ये पेन अलग हो जाएगा। ठीक है, और जो
ए है, बटन है, वो पूरा कमीज पे आएगा, कमीज के अंदर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ताला दरवाजे से जिस तरह संबंधित है पासवर्ड। देखिए ताला का काम क्या है, दरवाजे में लटका रहना, उसको बंद रखना। अब पासवर्ड का काम क्या है, मोबाइल, आपके मोबाइल को बंद रखना या कंप्यूटर को बंद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसको जवाब दीजिए। देखिए अब टी और यू पैरेलल है, ये टी और यू दोनों जो है वो पैरेलल है। ठीक है, अब दोनों पैरेलल है। अब बिंदु क्यू और आर पी एस पर स्थित है। क्यू, देखिए क्यू कहाँ है, ये क्यू है और ये आर, ये पी एस पर स्थित है। अब यहाँ पे दिया गया है पी क्यू टी, पी है, क्यू है और टी है, ये पी क्यू टी है। यहाँ पे पी क्यू टी एक्स डिग्री है और कौन आर क्यू टी, ये आर है, ये क्यू है और ये टी है। ये कौन दिया हुआ है आपके पास, कितना, एक्स माइनस 50 है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया टी यू आर, टी यू आर, टी यू और आर, ये कौन भी आपके पास है, ये कौन कितना है आपके पास, एक्स प्लस 25। तो यू आर एस आपको ये निकालना है, ये निकालना है। तो आप अल्टरनेटिव एंगल जानते हो कि ये एंगल जितना होगा उतना ये होगा। तो यहाँ से अल्टरनेटिव एंगल बन रहा है क्या, देखिए यहाँ से अल्टरनेटिव एंगल, मतलब ये जितना होगा उतना ये होगा। तो यहाँ पे x प्लस 25 है तो ये भी x प्लस 25 होगा। तो आपको निकालना है x का वैल्यू। आप इस यहाँ से देखिए ये 180 होता है क्या इसका मान, यहाँ पे एंगल q का मान 180 होता है क्या, और बोला क्या है x और x माइनस 50 है। तो x प्लस x माइनस 50 इज इक्वल टू 180 हो जाएगा क्या। ठीक है, तो यहाँ पे 2x कितना, 2x प्लस 2x के बाद यहाँ पे प्लस नहीं करना है। देखिए 50 को अपोजिट साइड ले जाइए इक्वल टू को, तो 180 में प्लस 50 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, प्लस 50 जोड़ने पर यहाँ पे 230 हो जाएगा। 2x बराबर 230 आ गया। तो x बराबर आपको निकालना है, तो x बराबर इसका आधा आ जाएगा क्या, कितना आ जाएगा, 115 आ जाएगा क्या, 115 x बराबर आ गया। तो 115 अगर आपके पास x आ गया और आपको पूछा गया है कि x प्लस 25, तो 115 में 25 जोड़िए तो आपके पास कितना, 140 आ जाएगा क्या। ठीक है, यहाँ पे 15 में 25 जोड़िए 140 आ जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक शॉपिंग मॉल में किसी वस्तु की लागत में 10% वृद्धि की गई और फिर इसे 10% घटा दिया गया। अब देखिए 10% वृद्धि किया गया, फिर 10% घटा दिया गया। तो 10% वृद्धि और 10% घटा दिया गया, तो इसका कैलकुलेट कीजिए। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा और ये दोनों पे -100/100 इज इक्वल टू -1% की हानि हो गई। इस तरह से आपको यहाँ पे निकाल सकते हो। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, a प्लस बी प्लस AB/100। अगर कोई बढ़ता है और घटता है तो तुरंत यहाँ पे लगा सकते हो। मान लेते हैं कि ये फॉर्मूला आपको पता नहीं है, तो आप इस तरह से बनाओ ना। देखिए 10% बढ़ गया, तो 10% बढ़ा तो 10% का क्या होता है, 10% का 1/10 होता है। तो 10 था, बढ़ा 11 हो गया। अब एक बार 10% ये इंक्रीज हुआ मतलब प्लस हुआ, एक बार 10% घट गया मतलब 1/10 होता है, ये माइनस होगा। ये 10 था और घट के 9 हो गया, तो इन दोनों का 100 हो जाएगा, इन दोनों का 99। पहले 100 था, अब 99 हो गया, कितना घटा, 1% घट गया। इस तरह से भी आप बना सकते हो, नहीं तो आप ऐसे भी बना सकते हो, पहले 100 था और अब 90 हो गया। अब फिर से कितना बढ़ा तो 110 हो गया, 10% बढ़ा तो 110 हो गया। अब फिर से 100 ही था मगर घट के 90 हो गया। अब इन दोनों को उसी तरह आप लोग सॉल्व करो। देखिए यहाँ पे 0 0 काट सकते हो, इसको भी 0 0 काट सकते हो। क्या ये वाला पोर्शन यही वाला आ गया क्या, यही वाला सेम चीज़ है क्या। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परमाणु क्रमांक 57 वाला तत्व संबंध रखता है। आप डी ब्लॉक से संबंध रखता है। अगर केमिस्ट्री आपने ठीक से नहीं पढ़ा है तो इस क्वेश्चन को जवाब नहीं दे सकते हो, मगर ऐसे क्वेश्चन को सीखने के लिए क्वेश्चन बैंक जरूरी हो जाता है। क्योंकि पीरियोडिक टेबल को तो आप पूरा याद नहीं रख सकते, कुछ भी हो जाए पीरियोडिक टेबल को आप लोग पूरा याद नहीं रख सकते, मगर उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट तत्व जो है उसको याद रखना जरूरी है। जैसे परमाणु क्रमांक 57 के बारे में पूछ दिया, ठीक है, तो इसके बारे में आपको जानना चाहिए। 57 परमाणु क्रमांक किसका होता है इसके बारे में भी आपको जानना चाहिए। डी ब्लॉक का तत्व है, धातु है या धातु है, इसके बारे में भी आप लोगों को जानकारी रखनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वैसे आपको बता दें कि जो डी ब्लॉक का तत्व है 3 से 12 में आता है और ये लैंथेनियम होता है। 57 का जो परमाणु क्रमांक होता है किसका होता है, लैंथेनियम का होता है, लैंथेनियम का होता है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। देखिए
कार्य शून्य होने की स्थिति पे विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच डैश कोण होता है। अब कार्य शून्य कब होता है, आपको पता है इसका फॉर्मूला एफ एस कॉस थीटा होता है। अब थीटा का मान अगर जीरो, मतलब कॉस थीटा का मान अगर जीरो आ जाए, डिस्टेंस तो चाहिए ना, एस मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। एस का मतलब क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा। तो एफ का मतलब फोर्स हो गया, एस डिस्प्लेसमेंट हो गया, और कॉस थीटा किस एंगल में वो काम किया वो हो गया। ठीक है, अगर सीधा जाता है तो ज़्यादा 0 डिग्री हो गया, अगर सीधा जाए तो ये 0 डिग्री होगा। तो 0 डिग्री में W इज इक्वल टू क्या होगा, मैक्सिमम फोर्स हो जाएगा, एफ एस हो जाएगा। अगर आपने थीटा इज इक्वल टू ऊपर की ओर उठा के रखा है, सर पर रखा है और कहीं जा नहीं रहे हो, ठीक हो, डिस्प्लेसमेंट आप तय नहीं कर रहे हो, तो आपका क्या हो जाएगा, एफ एस कॉस 90 डिग्री। और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, तो ये एफ एस भी 0 हो जाएगा क्या, मल्टीप्लाई होके, तो 90 डिग्री में 0 हो जाता है। फिर 180 डिग्री पे -1 होता है, तो उसको भी माइनस वर्क होता है, W इज इक्वल टू 180 रखने पर माइनस एफ एस आ जाता है। तो इस तरह से आप जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा इस फॉर्मूला से कि वर्क का जो फॉर्मूला होता है एफ एस कॉस थीटा होता है। ठीक है, क्लास 9th का चैप्टर जब उठा के आप लोग वर्क का चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें ये फॉर्मूला डेराइव किया गया है और वहीं से ये क्वेश्चन को भी लिया गया है। तो इस तरह से यहाँ पे कॉस थीटा का मान 0 करने के लिए बोला जा रहा है। तो कॉस थीटा का मान 0 तभी होगा जब थीटा का मान 90 डिग्री रखोगे। तो इस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। अब इस क्वेश्चन को जानने के लिए कम से कम 9th क्लास का तो फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा ना, 9th क्लास का और 10th क्लास का फिजिक्स आप लोगों को ठीक से पढ़ना पड़ेगा। फिजिक्स ही नहीं, NCERT जो भी बुक है साइंस का वो सब पढ़ लेना है। ठीक है, NCERT क्लास 9th और 10th का पढ़ लेना है ताकि आप लोग का कन्फ्यूजन ना हो जब आप क्वेश्चन बैंक सॉल्व करो तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 84 है, निम्न में से किस संगठन ने स्पेन के कॉर्गेलोडोस की नवारा के साथ मिलकर 325 की लागत से एक खाद्यान्न प्रसंस्करण इकाई पंजाब के लुधियाना में स्थापित करने के लिए एक साझा उपक्रम और कदम बढ़ाया है। अब फिक्को ने ये कदम बढ़ाया है। ठीक है, इसके बारे में याद रखना है आपको। ठीक है, अब नाबार्ड की बात करें तो ये कृषि के क्षेत्र में कितना विकास हुआ कितना विकास नहीं हुआ वो सबको देखता है। ठीक है, कौन देखता है, कृषि के क्षेत्र में नाबार्ड देखता है। ठीक है, 12 जुलाई 1982 को इसका निर्माण हुआ था। कब हुआ था, 12 जुलाई 1982 को, और इसका जो है शिव रमन समिति के सिफारिश पर हुआ था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, शिव रमन समिति, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, नाबार्ड के बारे में पूछा गया है, शिव रमन समिति के बारे में पूछा गया है कि शिव रमन समिति के सिफारिश पर कौन सा बैंक का स्थापना हुआ था, तो नाबार्ड का। ये क्या करता है, जो कृषि रिलेटेड जितने भी किसान हैं उन लोगों को ऋण प्रबंधन कराता है, ऋण देने की जो है सुविधा देता है। ठीक है, उसके बाद SBI की बात करें तो SBI के लिए, SBI स्थापना के लिए 1955 में एक एक्ट लाया गया था। ठीक है, 1955 में हमारे संविधान में नहीं, लोकसभा में इसमें एक एक्ट लाया गया था, तो उसके तहत इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक है, नाल्को की बात करें तो नेशनल एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन है इसका, और स्थापना इसका हुआ था कब, 1981 में। नाल्को 1981 में इसका स्थापना हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अब सुनील और मनोहर कैरम खेल रहे हैं, दिशा से रिलेटेड है, और सुनील उत्तर पूर्व की ओर देख रहा है, तो उसका प्रतिद्वंदी मनोहर किस दिशा में देखेगा। अब इसके लिए आपको कम से कम दिशा का ज्ञान होना चाहिए। तो इसको पूरा उत्तर की ओर लीजिए सबसे ऊपर, और यह दक्षिण होगा। अब यहाँ से क्वेश्चन पढ़ना है आपको कि सुनील और मनोहर कैरम खेल रहे हैं और सुनील उत्तर पूरब, अब उत्तर है और ये पूरब है, यहीं पे आपको देखना है। ठीक है, टोटल बना के टाइम अपना खर्च नहीं करना है, अब इसको उत्तर पूरब मान लेना है। ठीक है, देखता है, और उसका प्रतिद्वंदी कहाँ देखेगा, ऑपोजिट साइड, पश्चिम दक्षिण में देखेगा क्या। अब दक्षिण पश्चिम ऑप्शन में है, तुरंत आगे बढ़ना है। अब देखिए इस क्वेश्चन का मैंने पिछले शिफ्ट में भी ये क्वेश्चन सॉल्व किया था, इसी तरह का क्वेश्चन था, और इसका सही आंसर 3.6 हो जाएगा क्योंकि ये इतना ही है, इसमें देखना ही नहीं है। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे तो आपके पास आंसर है इसीलिए आपने जवाब दिया, चलिए इसको सॉल्व ही कर लेते हैं। देखिए आपको पता है कि 1 + cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 + cot थीटा, cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा होता है। अब ये कैसे, ये कहाँ से आया, देखिए आपको पता है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। इसमें जब आप sin स्क्वायर थीटा से डिवाइड करोगे दोनों तरफ,
तो ये कट के 1 आ जाएगा, ये कॉस बाई साइन कॉट आ जाएगा, और कॉसेक जब 1 बाई साइन ऊपर जाएगा तो कॉसेक हो जाएगा। तो यहाँ से 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। तो यहाँ पे आप अब क्वेश्चन पे आइए, यहाँ से आइए, देखिए इसके जगह पे क्या लिख सकते हो, कॉसेक 4 की जगह पे क्या लिख सकते हो, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, इसका होल स्क्वायर लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आप कर सकते हो ना, देखिए COSEC कॉसेक स्क्वायर का होल स्क्वायर आप कर सकते हो। तो कॉसेक स्क्वायर की जगह 1 प्लस कॉट स्क्वायर लिख लिया, माइनस यहाँ भी लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख लिए। ठीक है, ये अलग चीज़ है, ये इसको अलग से आपने फॉर्मूला को हमने बताया। अब इसको एक्सपेंड कीजिए। अब होल स्क्वायर जो है, होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉट 4 थीटा प्लस 2 कॉट थीटा, a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab माइनस 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये 1 जो है इसके साथ कट जाएगा। अब कॉट स्क्वायर थीटा है और यहाँ पे क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा, ये 4 है, ये 4 है। आपने अभी हमने कहा कि इसका स्क्वायर जो है स्क्वायर के साथ ये 4 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें माइनस कीजिए, कितना, 2 में 1 माइनस गया तो यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा बच गया प्लस कॉट 4 थीटा है यहाँ पे ऑलरेडी पहले से, तो ये इतना आ गया। तो इसके बदले आप इसके बदले कॉट 4 थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हो क्या। तो कॉट 4 थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू तो दिया ही हुआ है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपके सामने है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक सेल के विस्फोट के बाद कई टुकड़ों अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं, इस स्थिति में क्या होता है। अगर कोई भी सेल अलग अलग मतलब उसका उड़ जाता है, अलग अलग टुकड़े अलग अलग क्षेत्र में उड़ जाते हैं, तो एक चीज संरक्षण होता है, वो होता है संवेग। संवेग संरक्षण का नियम आपको पता है, बल की परिभाषा न्यूटन के दूसरे नियम में आता है, दूसरे नियम में FA कहा है, ठीक है, न्यूटन ने दिया। स्थितिज ऊर्जा, अगर आप हथौड़ा के उठाकर रखते हो, हथौड़ा को अगर ऊपर उठाकर रखते हो तो उसमें कौन सा एनर्जी होता है, स्थितिज ऊर्जा होता है। ठीक है, अगर तीर धनुष में तीर को खींच कर रखते हो, ठीक है, तो उसमें भी स्थितिज ऊर्जा होता है। ठीक है, संवेग संरक्षण का नियम इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर कोई भी विस्फोट होता है तो उसमें संवेग संरक्षित रहता है। ठीक है, m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2 बोल सकते हो, संवेग जो भी है उसका संरक्षित रहता है, इक्वल रहता है, पहले भी और बाद भी। बल का नियम न्यूटन के दूसरे नियम ने बल का नियम और बल का व्यंजन दिया है। ठीक है, पहले नियम जड़त्व का नियम है, तीसरा नियम एक्शन और ऑपोजिट रिएक्शन का नियम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 88 किसी माध्यम में एक कण 2.5 सेकेंड में 40 कंपन करता है, तो इसकी आवृत्ति क्या। आवृत्ति देखिए, आवृत्ति का मतलब आपको पता है कि एक सेकेंड में कंपनों की संख्या, एक सेकेंड में कंपनों की संख्या को क्या बोलते हैं, आवृत्ति बोलते हैं। अब 2.5 सेकेंड में 40 कंपन होते हैं, तो एक सेकेंड में कंपन कितना होगा, 40/2.5। इस पॉइंट को हटाने पर ऊपर 0 लग जाएगा, इसको काटिए, देखिए 16 आ जाएगा। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, समूह डैश में निष्क्रिय गैस। अब निष्क्रिय गैस जो है वर्ग 18 में होता है, जितने भी 18 में है वो निष्क्रिय गैस होते हैं, जैसे हीलियम भी निष्क्रिय गैस है। ठीक है, तो वर्ग 18 में इसके आउटर कोर्स में या तो 2 या तो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, होलोजन 17 में होलोजन आता है। वर्ग जो 1 है उसमें आता है क्या, हाइड्रोजन आता है, सोडियम आता है, पोटेशियम आता है। सोडियम को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, इसे केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है। पोटेशियम को भी, दोनों सेम ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको सॉल्व कीजिए, इजी क्वेश्चन है, इसको मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा, इसको आप खुद सॉल्व कीजिए। वैसे 2 का पावर 8 - 1 कर सकते हो, यहाँ पे 2 का पावर √6 लिख सकते हो, यहाँ पे 2 का पावर 6 लिख सकते हो। इसको सॉल्व करोगे अगर तो 2 का पावर अगर 6 बार अगर मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया 3, 6 बार अगर मल्टीप्लाई करते हो, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, मतलब कि नीचे 64 आ जाएगा। और 64 में फिर 2 कर देते हो, 6 7 8, 64 का डबल कितना हो जाएगा, 64 का डबल हो जाएगा 28, और इसका डबल कितना हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा आपके पास 256। ठीक है, तो 256 में -1 कीजिए तो 255/64 आ जाएगा, यही आंसर है आपका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पे दिया हुआ है, अब इसमें देखिए अनुपात का आंसर है। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, तो ये सामने से मल्टीप्लाई होता है और ये दूर दूर से मल्टीप्लाई होता है, ये दोनों का। ठीक है, तो P × 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 18 × 5। अब 3 को इससे काट दीजिए 6 बार में, तो 30 आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
निम्न श्रृंखला का अगला अक्षर क्या होगा? अब अगला अक्षर पूछा है, ये अगला अक्षर आप लोग याद कीजिए, ये 1 होगा, ठीक है, ये 8 होगा, एन क्या होता है? 14 होता है, और एस क्या होता है? आपको पता है पी क्यू आर एस, ये 16 है, 17 है, ये 18 है, ये 19 है, ये 19 यहाँ पे होगा, ये 19 यहाँ पे होगा। तो अगला क्या आएगा? अब किस तरह से सीक्वेंस में जा रहा है उसको आपको जवाब देना है। देखिए ये 7 हुआ क्या? +7 +7 हुआ क्या? ठीक है, +7 हुआ क्या? और यहाँ पे +7 जाएगा क्या? तो इस तरह से आपको जवाब देना है, जितना आएगा उसका सही आंसर आपको निकालना है, ठीक है। इस तरह से अगर इसके अलावा कोई और सीरीज इसमें काम कर रहा है तो इस क्वेश्चन को आप लोग खुद सॉल्व कीजिए। अगर आप लोग में से किसी को समझ में नहीं आता है तो कमेंट कीजिएगा, मैं इसे कमेंट बॉक्स में सॉल्व करके या अगला सीरीज में मैं इसे इंक्लूड कर लूँगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को छोड़ा है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चनों को आप लोगों को ओरली आना चाहिए, हालांकि मैंने यहाँ पे आपको हिंट दिया है, मगर आप लोग खुद से सॉल्व कीजिए। 94, पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में होती है, क्या होती है? देखिए अब मैंने अभी कुछ देर पहले आपको कहा था कि जब आप हथौड़ा को पकड़ के रखते हो ना, हथौड़ा को ऊपर उठा को मारने के लिए पकड़ कर रखते हो तो उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। तीर धनुष में अगर तीर को आप खींच के रखते हो तो उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। जैसे ही छोड़ोगे तो वो मूवमेंट में आ जाएगी, ठीक है, तो मूवमेंट में आ जाएगी। तो जब पहाड़ से कोई चीज़ गिर रही है तो पहले तो स्थिर थी, अब वो गिरने लगी, तो इसके पास स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, ठीक है, दोनों ही है, तो दोनों ही होता है इसका सही आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कथन और अवधारणा से संबंधित है। कथन क्या है? आजकल लोग जानते हैं कि मंत्रों का जप करने से तनाव और चिंता से छुटकारा मिलता है। अब अवधारणा को देखते हैं, तनाव और चिंता आधुनिक युग के खतरे हैं, बिल्कुल सही बात है, जिसका सामना अधिकतर लोग कर रहे हैं। ये सही बात नहीं है, अधिकतर लोग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं किसी को नहीं पता है, ठीक है, और कोई ऑफिशियल डाटा तो आया नहीं है, इसके लिए कोई जनगणना तो हुआ नहीं है ना कि अधिकतर लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। वैसे माना जाता है तो मानने से थोड़े आप सही हो जाएगा आंसर। लोग वैकल्पिक चिकित्सा की तलाश कर रहे हैं। हाँ, जब आप ढूंढ रहे हो, तनाव से रिलेटेड छुटकारा चाह रहे हो तो उसमें कुछ ना कुछ इलाज की बात तो कर रहे हो ना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 केवल सही हो जाएगा, केवल 2 अंतर्निहित है, ऑप्शन नंबर 1 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कथन और निष्कर्ष से संबंधित है। सभी तरल पदार्थ है, अब देखिए ये तरल है और जितने भी तरल है वो पदार्थ है। अब इसका नाम है तरल और इसका नाम है पदार्थ, ठीक है। अब सभी अस्पष्ट रासायन है, सभी अस्पष्ट रासायन है, ये सभी तरल पदार्थ अस्पष्ट है, यहाँ पे अस्पष्ट है, ठीक, जितने भी तरल पदार्थ है, ये तरल पदार्थ खुद एक नाम है, वो अस्पष्ट है। अब इस अस्पष्ट में कुछ अस्पष्ट तरल है, जितने भी अस्पष्ट है वो तरल है, इसको मान सकते हो आप। कुछ अस्पष्ट तरल है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, कुछ अस्पष्ट तरल है, वो तो ऑप्शन में ही इसी में आ गया ना। देखिए कुछ अस्पष्ट, ये जो अस्पष्ट है उसमें से कुछ भाग, ये जो भाग आप देख रहे हैं यहाँ वाला, ठीक है, ये वाला भाग वो तो तरल ही है ना। तो दूसरा नंबर देखिए, दोनों सभी निष्कर्ष अनुसरण कर रहे हैं, ठीक है। सभी तरल पदार्थ अस्पष्ट है, तरल पदार्थ अस्पष्ट है, सभी अस्पष्ट रासायन है, जितने भी अस्पष्ट है वो रासायन है। अब बोल रहा है कि कुछ रासायन तरल पदार्थ है। अब हाँ बिल्कुल सही है, कुछ रासायन जो है वो तरल पदार्थ है, क्योंकि तरल पदार्थ में आप देख रहे हो इतने जो तरल पदार्थ है वो रासायन है, और कुछ अस्पष्ट पदार्थ है, कुछ अस्पष्ट तरल पदार्थ है, जो अस्पष्ट है वो तरल पदार्थ है। मैं इस क्वेश्चन को और एक बार आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे। देखिए सबसे पहले क्या बोल रहा है, सबसे पहले देखिए सभी तरल पदार्थ अस्पष्ट है। अब ये तरल पदार्थ है जो कि क्या है, अस्पष्ट है, ठीक है। अब बोल रहा है कि सभी अस्पष्ट तरल पदार्थ है। अब जितने भी अस्पष्ट है वो तरल पदार्थ है, मतलब इसमें जितने भी आएंगे वो क्या हो जाएंगे, रासायन। जितने भी रासायन है वो अस्पष्ट है, सभी अस्पष्ट जो है रासायन है, जितने भी अस्पष्ट है वो रासायन है। अब निष्कर्ष देखिए, कुछ रासायन तरल पदार्थ है, ये जो रासायन है पूरा एरिया में वो तरल है, कुछ तो तरल है ना, हाँ बिल्कुल सही है, जो इतना पोर्शन आप देख रहे हो यहाँ पे वो तरल है, पहला सही है। कुछ अस्पष्ट तरल पदार्थ है, ये जो अस्पष्ट देख रहे हो आप, ये जो अस्पष्ट वो तरल में है क्या, ये तरल में है,
हाँ, स्पष्ट का कुछ भाग, ये सब तरल नहीं है, मगर ये जो स्पष्ट वाला इलाका है उसमें तरल है, तो दूसरा भी सही हो जाता है। तो दोनों अनुसरण करते हैं, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 97, बेंगलोर मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड BMRCL ने अपना आग्रह से एक स्टेशन के निर्माण के लिए किस कंपनी से के साथ साझा ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये इन्फोसिस ने किया है, ठीक है, इन्फोसिस ने किया। विप्रो अजीज प्रेम जी उसके चेयरमैन है, संस्थापक है। गूगल के CEO कौन है? सुंदर पिचाई है। इन्फोसिस के बारे में आपको बताना है और याहू के बारे में आपको बताना है कि उसके चेयरमैन कौन है। इस इन्फोसिस जो है बेंगलुरु में हेडक्वार्टर है इसका। कहाँ पे है? बेंगलुरु में, बेंगलुरु में हेडक्वार्टर है इसका, ठीक है। याहू जो है वो जेरी और डेविस फिलो इसके संस्थापक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 98, निम्नलिखित में से कौन सा नदी तिब्बत से होकर बहती है और वहाँ यरगाल सांगपो नदी के रूप में जानी जाती है? ये क्वेश्चन पहले भी हमने ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बताया है कि ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो नाम से जाना जाता है, ठीक है। गंगा नदी को बंगाल में पद्मा के नाम से भी जाना जाता है, जब हुगली नदी वहाँ से एक निकलती है, ठीक है। सतलुज नदी ऊपर बहती है। व्यास नदी भी बिपाशा पुराना नाम था, ठीक है, व्यास नदी अभी वर्तमान नाम है। ब्रह्मपुत्र नदी जो भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और एक गहरे गार्ज का निर्माण करते हुए नीचे की ओर असम की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी चली जाती है। तो इस तरह से आपको इस नदी के बारे में जानकारी रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 100वां नंबर क्वेश्चन आपके पास है, विषम को चुनने। देखिए ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये भी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये भी क्लॉकवाइज घूम रहा है, मगर ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, ऑप्शन नंबर डी। इस तरह से हमने कंप्लीट किए, इसमें भी इस पार्ट में भी 100 क्वेश्चन को कंप्लीट किए, ठीक है। अगर इसमें टाइम ज़्यादा लग गया हो तो आप स्पीड बढ़ाकर देख सकते हो, ठीक। अब आगे आने वाले शिफ्ट में आगे के और क्वेश्चन को कराया जाएगा, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि ज़रूरतमंद जो टेस्ट देना चाहते हैं या जो रेलवे का एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके एग्ज़ाम में जाना चाहते हैं उन तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचा दीजिएगा। चलिए अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।